हाय हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट एलएलपी एक्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि एलएलपी एक्ट अपना जितना हो सके उतना कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी हाल ही में ये जो एक्ट है ये दिल्ली जुडिशरी के अंदर ऐड हुआ है डीजीएस के प्री के अंदर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक कंप्लीट कराऊँ और आपकी हेल्प हो आपके आने वाले एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि एलएलपी को कंप्लीट करते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ आ जाए, आपको इसके बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम इसको बेर एक्ट में से भी साथ साथ पढ़ेंगे और जो कंसेप्ट मुझे लगते हैं कि आपको समझाने चाहिए मैं आपको समझा दूंगा और आपके लिए ये मोर देन इनफ होगा फॉर अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि मेंस में तो है नहीं, सिर्फ प्री के अंदर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एलएलपी एक्ट को। देखिए, एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है ये हमें क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक और कंसेप्ट था पार्टनरशिप का। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट था हमारे पास, लेकिन उसके अंदर ना कुछ कमियां थी। लेकिन हमारे पास कंपनीज एक्ट भी था और कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ बेनिफिट्स है, लेकिन साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स उसके अंदर भी थी। तो हमने ना एक बीच का रास्ता निकाला पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट को मिला के, जिसका नाम हमने रखा एलएलपी एक्ट 2008। क्या कमियां थी और क्या नुकसान थे? देखो, जैसे पार्टनरशिप होती थी ना, पार्टनरशिप में दिक्कत ये होती थी, अगर आप पहले प्रीवियस जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का उसके हिसाब से चलोगे ना, तो उसके अंदर जैसे आप पार्टनरशिप तो बना लोगे, लेकिन आपकी जो लायबिलिटी होती थी ना, बीइंग अ पार्टनर, अगर मान लो ए बी सी तीन लोग मिलकर एक पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो ये जो जितने भी पार्टनर्स हैं ना, इनकी लायबिलिटी क्या हो जाती थी? अनलिमिटेड हो जाती थी। यानी कि अगर कोई लॉस हुआ या कोई क्रेडिटर को पैसा देना पड़ा ना, तो ये जो ए बी सी है इनके पर्सनल एसेट्स भी बिक जाते थे, इसको पैसा देते देते, अपने क्रेडिटर को पैसा देते देते। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती थी। और साथ साथ क्या होता था, ये सारे ना एक दूसरे के क्या होते थे, प्रिंसिपल एजेंट भी होते थे। यानी कि अगर ए कुछ काम कराया ना, तो उसके लिए बी भी लाइबल होगा और सी भी लाइबल होगा। ऐसे ही बी कुछ काम कराया तो उसके लिए ए भी लाइबल होगा, सी भी लाइबल होगा। तो ये जो कमियां है ना, हमने एलएलपी एक्ट के अंदर रिमूव की। यानी कि यहाँ पे लायबिलिटी जो थी वो क्या कर दी हमने, लिमिटेड कर दी। देखो, तभी तो इस एक्ट का नाम हमने क्या रखा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट रखा, कि लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। लेकिन ये जो पार्टनरशिप थी इसके अंदर हमें कंपनीज एक्ट के बेनिफिट नहीं मिल रहे थे। कंपनीज एक्ट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये जो लायबिलिटी लिमिटेड है, सेम चीज़ कंपनीज एक्ट के अंदर होता है कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना आप कंट्रीब्यूट करते हो उतना ही आपको पे करना पड़ता है बीइंग अ शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनीज एक्ट के अंदर। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी कभी नहीं मरती, कंपनी चलती रहती है, चाहे उसके डायरेक्टर मर जाए, उसके शेयर होल्डर चल जाए। पर्सन में कम, पर्सन में गो, बट कंपनीज गोज फॉर एवर, हमेशा चलती रहती है, वो बंद नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आप उसको लीगल प्रोसेस से बंद नहीं करते। तो सेम चीज़ हमने एलएलपी के अंदर इंट्रोड्यूस की, क्योंकि पहले क्या होता था, पार्टनरशिप जो थी ना वो डिसॉल्व हो जाती थी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती थी या पार्टनर छोड़ के चला जाता था, लेकिन ये चीज़ एलएलपी के अंदर नहीं है। तो ये कमी हमने दूर की। और अपने आप में क्या होता था, जैसे पार्टनरशिप और जो उसके पार्टनर्स होते थे ना, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते थे। यानी कि इनको ना सेम ही ट्रीट किया जाता था, कि अगर ए ने कुछ कर दिया तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप या बी सी लाइबल हो जाते थे। लेकिन अभी एलएलपी के अंदर क्या है, जैसे कंपनीज के अंदर होता है ना कि शेयर होल्डर्स अलग हैं और कंपनी अलग है, मतलब कंपनी को हमने एक आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया। ऐसी एलएलपी भी जो है ना वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है। यानी कि ये अपने आप में एक अलग पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है अपने आप में। तो ये जो बेनिफिट्स थे कंपनीज एक्ट के उठा के वो हमने एलएलपी के अंदर डाल दिए, और जो नुकसान थे पार्टनरशिप एक्ट के वो हमने रिमूव कर दिए, और एक बीच का रास्ता बनाया एलएलपी एक्ट। अच्छा, तो फिर हम कंपनीज एक्ट के थ्रू क्यों नहीं करते, हमें एलएलपी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर ना कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन कंप्लाइंसेस के अंदर जो करने में हमें प्रॉब्लम आती है, जो भी दिक्कतें होती है, वो हमने एलएलपी के थ्रू रिमूव कर दी। कि भाई एलएलपी के अंदर आप इजीली आ जाओ, दो लोग मिलकर भी आप अपनी पार्टनरशिप बना लो और इजीली काम शुरू करो। क्योंकि कंपनीज बनाने के लिए कंपनी के अंदर कंप्लाइंसेस हैं, कंपनी की इतनी सारी रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है, कंपनी बनाने में भी बहुत टाइम लगता है अप्रूवल लेने के लिए। लेकिन एलएलपी जो होती है उसका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, ये इवन विद इन अ डे आप बना सकते हैं एलएलपी जो होती है। तो इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो है एलएलपी, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने इसके बारे में कुछ सोचा था, ये भी हमने वेस्टर्न कंट्री से अडॉप्ट किया। वहाँ पे 1990s के अराउंड में ये कंसेप्ट आ गया था एलएलपी का। तो ये हमने देखा कि हमारी कंट्री के अंदर भी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हमें भी इसकी नीड है, और एक तरीके से ऐसी सिचुएशन राइज हो ही रही है कि हम भी अगर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। तो इसलिए हमने एलएलपी एक्ट इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर और एलएलपी के एक्ट को लेके आए। तो आई अब ये तो आपको समझ आया होगा कि एलएलपी एक्ट हम क्यों लेके आए। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर कि एलएलपी एक्ट के अंदर होता क्या है, एलएलपी क्या होती है, कौन लोग इसको बना सकते हैं, किस तरीके से बनती है, एंड हमें एलएलपी एक्ट क्या बोलता है। ठीक है, तो देखो ये एक तरीके से क्या है, अगर आप इसके मीनिंग देखोगे तो इसका मीनिंग क्या है, ये अपने आप में एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है। ठीक है, लीगल तरीके से आप कर रहे हो जिसके अंदर आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिल रही है, और ये एक तरीके से अपने आप में अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है। यानी कि एक तरीके से आपको एक दूसरा तरीका मिल रहा है, ना ही आपको पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ रहा है, ना ही आपको कंपनीज की तरफ जाना पड़ रहा है। आपको एक अल्टरनेटिव मेथड दे दिया कि आप इस तरीके से कर लो, जिसके अंदर आपको इसके प्लस इसके दोनों के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, और जो दोनों के नुकसान है वो हमने यहाँ से हटा दिए। ठीक है, और ये क्या करता है,
एक तरीके से जो पार्टनर्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देता है, जैसे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप थी उसके अंदर क्या होता था कि एक पार्टनर कुछ कराया तो सारे के सारे लाइबल हो जाते थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है सभी पार्टनर्स को। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी बन रही है और ये अपने आप में एक हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड का मतलब कि पार्टनरशिप प्लस कंपनीज, एक दोनों को हमने कहीं ना कहीं दोनों के फीचर्स को मिला दिया और हाइब्रिड तरीके से बना दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हमें समझनी है, जब आप सेक्शन 2 को भी पढ़ोगे जहाँ पे डेफिनेशंस दी गई है, वहाँ पे ना हमें एक टर्म आती है बॉडी कॉर्पोरेट, और ये बॉडी कॉर्पोरेट टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है कि ना ये अपने आप में ना एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। जब आप इसको बेरेक से पढ़ोगे, मैं आपको बेरेक में भी दिखा देता हूँ। तो बॉडी देखो इसको मैं बॉडी कॉर्पोरेट आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए आपको रीज़न बताता हूँ कि जो एलएलपी होती है ना, एलएलपी के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स ना कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं दे रखी पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट के अंदर। लेकिन मिनिमम ना हमें 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स चाहिए होते हैं। मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स चाहिए होते हैं। तो ये जो मिनिमम 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स चाहिए ना, कौन हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें बॉडी कॉर्पोरेट पता होना जरूरी है, क्योंकि ये जो 2 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है ना, ये कोई भी हो सकता है, यानी कि ये इंडिविजुअल भी हो सकता है कोई। ठीक है, जैसे आप मैं हो गए जो हम नेचुरल पर्सन है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्लस कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। अब बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आप बस इतना सा याद रख लो कि कोई भी इंडियन कंपनी, ठीक है, जो इंडिया के अंदर कंपनी बन रही है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि इंडिया से बाहर बन रही है, यानी कि फॉरेन कंपनी आप बोल सकते हो। ठीक है, दोनों कंपनीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इसका मतलब कि कोई जो एलएलपी है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, कौन बना सकता है, एक इंडिविजुअल प्लस एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, यानी कि ये इंडिविजुअल इंडियन हो सकता है, साथ में कोई कंपनी हो सकती है उसके जो कि इंडियन है, या कोई कंपनी हो सकती है जो कि फॉरेन है, या 2 फॉरेन कंपनी मिलकर भी एक एलएलपी बना सकती है, एक फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी मिलकर भी बना सकती है, या 2 इंडिविजुअल मिलकर भी बना सकते हैं। तो कोई भी कम्बिनेशन इस तरीके से मिलकर एक एलएलपी को बना सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये चांसेस हैं कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है कि हु कैन बी द पार्टनर इन एलएलपी, की पार्टनर कौन हो सकता है एलएलपी के अंदर, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ही कैन बी एनी इंडिविजुअल और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आप समझ गए कि कोई इंडियन कंपनी भी हो सकती है और कोई फॉरेन कंपनी भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, चलो ठीक है जी, आपने इन दोनों को बना दिया, तो यहाँ पे कौन नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन नहीं होगा, देखो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं कि किसी अनसाउंड व्यक्ति को हम यहाँ पे नहीं बना सकते। तो अगर कोर्ट ने किसी को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर रखा है तो उस व्यक्ति को आप पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्म आती है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट को भी आप यहाँ पे पार्टनर नहीं बना सकते। अब ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कौन होता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वो होता है कि भाई जिसने एक व्यक्ति ऐसा जिसने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। ठीक है, लेकिन कोर्ट कहता है कि ये नहीं, ये तो इसको नहीं डिक्लेयर करना चाहिए क्योंकि इसके पास एनफ फंड है, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है कोर्ट में आके, तो कोर्ट इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करता। यानी कि कोर्ट में बोलता है कि मेरे ऊपर 5 करोड़ की लायबिलिटी और मेरे पास कोई इतना पैसा नहीं है कि मैं 5 करोड़ की लायबिलिटी दे पाऊंगा। लेकिन कोर्ट जब इंक्वायरी करता है ना, तो कोर्ट को मिलता है कि अभी इसके पास तो 7 करोड़ रुपये के असर्ट्स पड़े हुए हैं, तो कोर्ट मना कर देता है कि मैं इसको एक तरीके से ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करूँगा। तो ये जो ऐसा व्यक्ति है ना जो गलत एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट के अंदर, इसको भी अलाउ नहीं किया गया कि ये भी पार्टनर बन सके किसी एलएलपी के अंदर। एंड देन अगर कोई व्यक्ति जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट के अंदर इंसॉल्वेंसी की, किसी ने एप्लीकेशन लगा रखी है कि मैं इंसॉल्वेंट होने वाला हूँ, कि मतलब होना चाहता हूँ, कोर्ट के सामने दरख्वास्त कर रखी है और कोर्ट के सामने भी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम जो एलएलपी का मेंबर है वो नहीं बना सकते या वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि कौन एलएलपी का मेंबर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। और मिनिमम नंबर ऑफ कितने पार्टनर्स होंगे, मिनिमम आपको 2 नंबर ऑफ पार्टनर चाहिए, उनके बिना आप नहीं बना सकते। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये मान लो, ये तो हमने 2 की लिमिट रख दी कि मिनिमम 2 होने चाहिए। अब मान लो कभी 2 से नीचे गिर गए किसी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे सेक्शन 6 को जब हम पढ़ते हैं, सेक्शन 6 के अंदर ये हमें दे रखा है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अगर ये कभी भी आपके 2 से नीचे गिरते हैं तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। यानी कि जो पार्टनर बचा है ना, जैसे 2 पार्टनर थे ए और बी की डेथ हो गई या बी किसी भी कारण से चला गया, तो ए जो बचा है ना, उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर कोई और पार्टनर अपने साथ लेके आना है। तो यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर मेंटेन करने हैं। अगर ये 6 महीने में नहीं लेके आता जैसे ए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्लोजअप हो जाएगा उसका। और साथ साथ अगर कोई लायबिलिटी थी इस पार्टनरशिप के ऊपर, तो वो सारी की सारी लायबिलिटीज ए के ऊपर आ जाएगी। तो एक तरीके से एलएलपी को बचाने के लिए प्रोविज़न डाला गया है। अब इसके बाद यहीं पर हमारे सामने कंसेप्ट आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का, कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है। मैं एक मिनट स्क्रीन हटाऊँ फिर आपको हाँ बताता हूँ डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है। जैसे आपको कंपनीज के बारे में पता होगा, कंपनी में क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी के एक तरफ शेयर होल्डर होते हैं यानी कि जो उसके मालिक होते हैं, है ना, और एक तरफ कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर कौन होते हैं, जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। इसी तरीके से ना पार्टनरशिप के अंदर, ये एलएलपी के अंदर भी हमने एक कंसेप्ट रखा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो होते हैं जो कि एलएलपी को
कंट्रोल करते हैं, एक तरीके से मैनेज करते हैं। और एक तरफ कौन होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल प्लस बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल आपने बनाए थे ना पार्टनर, ये लोग भी डीपी बन सकते हैं चाहे तो, कि हम खुद ही अपनी जो एलएलपी है इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये लोग भी डीपी खुद बन सकते हैं। तो डीपी कौन हो सकता है, डीपी सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकते। अब ये इंडिविजुअल कौन होंगे, इंडिविजुअल जो है रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। सिटीजन की बात नहीं की गई, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। अब किसी को रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है कि वो प्रीवियस ईयर के अंदर एटलीस्ट 120 डेज इंडिया के अंदर रहा हो। अगर वो ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, वो सिटीजन कहीं का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डीपी कौन होगा, डीपी इंडिविजुअल भी होगा और उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। लेकिन पार्टनर जो है वो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हमें इतना समझ आया कि कौन लोग जो है मिलके एलएलपी को बना सकते हैं। तो एलएलपी अपने आप में क्या है, एलएलपी भी खुद अपने आप में बॉडी कॉर्पोरेट ही कहलाती है। यहाँ पे हमारे पास में जो एलएलपी है वो एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है। इसकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। और बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है, डीपीज करते हैं, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना अच्छी सी, जो मे भी आपसे एग्जाम में पूछी जाए, कि क्या एलएलपी किसी नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई जा सकती है। जैसे कि अगर आप कंपनीज एक पढ़ोगे वहाँ पे ना आपको सेक्शन 8 की कंपनी देखने को मिलेगी। सेक्शन 8 की कंपनीज वो होती है जो कि जैसे होते हैं ना कि नॉन प्रॉफिट पर्पसेस के लिए कई कंपनीज बनाई जाती हैं, एनजीओज टाइप जो होती हैं। तो कंपनीज आप एनपीओ टाइप की बना सकते हो, लेकिन एलएलपी हमेशा किस लिए होगी, प्रॉफिट पर्पस के लिए होगी। आप कभी भी कोई चैरिटी के लिए या इस पर्पस के लिए एलएलपी को नहीं बना सकते, आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो एलएलपी हमेशा किस चीज़ के लिए होगी, प्रॉफिट पर्पस के लिए होगी। तो ये क्वेश्चन के चांस है कि आपसे पूछ ले कि क्या कोई एलएलपी नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए हो सकती है, तो एलएलपी कोई भी नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया कि भाई हम अपना एक एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। अगर आप एग्रीमेंट करना चाहो तो एक एग्रीमेंट बना सकते हो कि हम इस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे जब अपनी एलएलपी बनाएंगे। तो जो भी आप बातें इस एग्रीमेंट के अंदर लिखोगे वो सारी बातें फॉलो होंगी, प्लस आपको एलएलपी एक्ट 2008 को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बहुत इजी होती है बनानी, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती, बहुत इजीली बन जाती है। आप MCA 21 की वेबसाइट, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ एडवोकेट या जो भी आप हैं, आप एक बार ये MCA 21 की वेबसाइट भी खोल के देखिए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही ईजिली बन जाती है, वहाँ पे फॉर्म्स चेक करोगे ना तो एलएलपी बनाना बहुत ईजी होती है। अभी बताता हूँ कौन से फॉर्म लगते हैं, क्योंकि चांसेस है कि वो भी आपसे पूछ ले। अब इसकी इनकॉर्पोरेशन क्या होती है जो हमें एलएलपी एक्ट के अंदर बता रखी है। तो एक बार हम एक्ट को ही साथ में खोल लेते हैं और पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें हमें दे रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कि भाई पार्टनरशिप एक्ट बोलेंगे, होल ऑफ इंडिया पे होगा, कब से इफेक्ट में आएगा, तो ये सारी डेफिनेशन हो गई। इसमें से मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी। अब यहाँ पे इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया कौन होता है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर बताया, सीए जो होते हैं वो होंगे। कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा, जो ICSI के द्वारा मतलब कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के अंदर बताया है। कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होगा, जो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट के अंदर बताया। तो ये सारी चीज़ें, डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने आपको समझा दिया कौन होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को हर एक साल में एंड होता है। नॉर्मल आपका 1 जनवरी से 30 दिसंबर वाला नहीं होता, ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी एलएलपी क्या होती है, ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है, जो लोग आपस में जिसके बारे में वो बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको बातें बता दी हैं। फिर एलएलपी पार्टनरशिप टू बी बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एलएलपी जो होती है बॉडी कॉर्पोरेट होती है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कि इसके ऊपर ये जो आप एलएलपी एग्रीमेंट करोगे ना, एलएलपी एक्ट बनाओगे जिसके ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होगा। देन मैंने आपको बता दिया कि पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें हो गई। देन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया, 2 होंगे। 2 से नीचे अगर जाएंगे तो 6 महीने के अंदर आपको पूरे करने हैं। अगर आप 6 महीने में पूरे नहीं करते तो जो व्यक्ति रह जाएगा सिर्फ अकेला पार्टनर, उसके ऊपर सारी लायबिलिटी आ जाएंगी और पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। ये बात मैंने आपको बता दी। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर बता दिए कौन हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ये रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज़ ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने बता दिया। उसके बाद चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, अब यहाँ से हम करते हैं चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, ये जो एक्ट आपके सामने मैंने खोला है ये 2008 का एक्ट है, ये अमेंडेड नहीं है। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे अमेंडेड एक्ट भी खोला हुआ है, तो अमेंडेड एक्ट से भी जो चीज़ें चेंजेस होंगे वो मैं आपको दिखाता चलूँगा।
तो चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी कि अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को चेंज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, सेक्शन 9 के अंदर दे रखा है। तो LLP may appoint a designated partner within 30 days of vacancy arising from any person, and provisions of subsection 4 and subsection 5 of section 7 shall apply in respect of such new designated partner। तो वही बात बता रहा है कि अगर आपकी LLP खाली हो जाती है, यानी कि LLP के अंदर अगर जैसे आपको मिनिमम 2 DPs चाहिए और 2 DPs नहीं रहते, तो यहाँ पे आपको विदिन कितने टाइम के अंदर, विदिन 30 डेज आपको वो DPs लेके आने हैं जो भी वैकेंसी अराइज हो रही है। और सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल रहेगा, जो हमने इससे ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अगर आप सेक्शन 7, 8 या 9 को कॉन्ट्रवीन करते हो तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी वो हमें यहाँ पे दे रखी है। तो हम नए एक्ट में से चेक कर लेते हैं कि कहीं उसके अंदर कोई अमेंडमेंट तो नहीं है। तो सबसे पहली अमेंडमेंट तो सेक्शन 2 वाली तो हो गया हमारा, सेक्शन 2 की हमें नहीं पढ़नी। सेक्शन 7 के अंदर अमेंडमेंट है, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। वो जो मैंने आपको बता दिया था, ये तो मैंने आपको कवर कर दिया था। ये आपको 120 डेज़ वाली बात बताई थी ना मैंने, कि डेजिग्नेटेड रेजिडेंट इन इंडिया 120 डेज़, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। फिर सीधा सेक्शन 10 के अंदर कोई चेंजेस है तो सेक्शन 10 के ऊपर हम आगे देख लेंगे। सेक्शन 10 में भी कोई मेजर चेंज नहीं है, बट वी विल स्टिल सी इन सेक्शन 10। अभी हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, हाँ सेक्शन 10 ही पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 10 के अंदर ये अमेंडमेंट है। तो क्या अमेंडमेंट है सेक्शन 10 के अंदर, इन सेक्शन 10 ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्ट द मार्जिनल हेडिंग ऑफ फिगर 8 शैल बी ओमिटेड। ठीक है जी, मार्जिनल हेडिंग हटा दीजिए। In subsection 1 the words punishable with fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 5 lakh the following shall substitute namely। तो देखो पहले वाले एक्ट के अंदर अगर आप पुराने वाला LLP एक्ट पढ़ोगे 2008 वाला जो है एग्जैक्टली, तो उसके अंदर ये सेक्शन 10 के अंदर यानी कि सेक्शन 7, 8 और 9 को कॉन्ट्रवीन करने की आपको पनिशमेंट ये दे रखी है कि 10,000 रुपीज़ तक का और 5 लाख रुपये तक का हो सकता है। लेकिन इसको चेंज करके हमने कितना कर दिया, लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन की देखो 10,000 की पेनल्टी लगेगी, पहले भी यही था। और अगर आप कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन करते हो 7, 8, 9 सेक्शन का, तो यहाँ पे आपके ऊपर फर्दर पेनल्टी भी लगेगी 100 रुपये की पर दिन। ठीक है, जिस भी दिन आपने पेनल्टी किया है ना, इसका कॉन्ट्रवेंशन करना शुरू किया, जैसे आप वही कि 30 दिन तक आपने नहीं रखा डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये सारी चीज़ें, तो जिस दिन भी वो 30 दिन कंप्लीट होंगे उसके नेक्स्ट डे से आपके ऊपर 100 रुपये की पर डे पे पेनल्टी लगने लग जाएगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज़। लेकिन ये 100 रुपये लग के भी 1 लाख रुपये होगी, ऐसा नहीं कि पता नहीं कोई अनलिमिटेड ही अमाउंट हो जाए, 1 लाख रुपये मैक्सिमम लगेगी। एंड 50,000 फॉर एवरी पार्टनर। तो ये वाले जो 1 लाख अमाउंट है किसके ऊपर लगेगा, LLP के ऊपर लगेगा, क्योंकि LLP कॉन्ट्रवीन कर रही है और LLP अपने आप में एक अलग सेपरेट एंटिटी है। और जो बाकी पार्टनर्स है जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक का लाइबिलिटी जो है उनकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर सेक्शन 7, 8 और 9 को कॉन्ट्रवीन करोगे तो 10,000 रुपये प्लस प्रतिदिन के 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी, जो कि मैक्सिमम LLP के लिए 1 लाख रुपये और पार्टनर के लिए कितनी मैक्सिमम 50,000 रुपये हो जाएगी। फिर सब सेक्शन 2 को भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। तो ये क्या बोलता है, इफ़ द LLP कॉन्ट्रवीन द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7 की, अगर हम सेक्शन 7 के सबसेक्शन 4 को कॉन्ट्रवीन करेंगे, सच LLP एंड इट्स एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़। तो उसका जो भी LLP है और हर एक जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है DP जो है उसके ऊपर कितने की लायबिलिटी लगेगी, 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग, और लगातार करते रहोगे तो फिर वही सेम बात आ जाएगी कि 100 रुपये प्रतिदिन के लगेंगे, जो कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50,000 रुपीज़ LLP के लिए और 25,000 रुपीज़ हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए। ये किसके लिए था, ऊपर वाला पार्टनर के लिए था, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए। ठीक है, फिर सब सेक्शन 3 के अंदर क्या इसने चेंज किया, इसके बाद सीधा सेक्शन 13 के अंदर है। तो 11, 12 हम रीड करते हैं, उसके बाद हम सेक्शन 13 को यहाँ से आके देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम सब सेक्शन 5 किसका, सेक्शन 7 का या सेक्शन 9 का कॉन्ट्रवीन करेंगे, तो वहाँ पे जो LLP है और उसके हर एक पार्टनर है वो कितनी पेनल्टी के लिए लाइबल होंगे, 10,000 रुपये की पेनल्टी के लिए लाइबल होंगे। और अगर कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन करते रहेंगे तो 100 रुपये प्रतिदिन का और उनके ऊपर लाइबिलिटी लगेगी, जो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 लाख रुपीज़ फॉर LLP और 50,000 रुपीज़ फॉर एवरी पार्टनर। ठीक है, तो ये बस सेक्शन 10 के लिए आप अपना नया वाला एक्ट पढ़ लेना, MCA की वेबसाइट से आपको ये एक्ट भी मिल जाएगा। अब देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की, किस तरीके से हम किन किन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं जब हम LLP को इनकॉर्पोरेट करते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये हमें सेक्शन 11 के अंदर बोल रखा है। तो हर जब भी आप LLP को इनकॉर्पोरेट करोगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू प्रॉफिट शेल सब्सक्राइब देयर नेम टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए जिनको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर्स बोलेंगे। ठीक है, जो कि अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे कि हम लोग ये LLP बनाना चाहते हैं। ठीक है, और ये किस पर्पज़ के लिए, सिर्फ प्रॉफिट पर्पज़ के लिए ही होगी, नॉन प्रॉफिट पर्पज़ के लिए LLPs नहीं होती। तो पहली बात हमें 2 लोग चाहिए जो कि अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। देन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच अ मैनर एंड विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब विद रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट विद रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सो सिचुएटेड। तो साथ में यानी कि यहाँ पे क्या लगेगी, आपकी फ़ीस लगेगी।
ठीक है। तो ये जो है ना, अभी आपको ये जो ऑफिस की बात बताई गई है, ऑफिस तो है नहीं, आप MCA21 की वेबसाइट पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, MCA21 पे ही सारी फाइलिंग होती है, कहीं आपको फिजिकल नहीं जाना होता। फिर देयर शैल बी फाइल अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब ये जो फीस जो आप कर रहे हो ना, तो और ये सब्सक्राइबर जो अपने डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साथ में फाइल करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। अब यहाँ पे ना एक साथ में जो इनका डॉक्यूमेंट है ना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इसके साथ में एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे। अब ये स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा जाता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना LLP एक्ट की, वो सारी फुलफिल की गई है। और ये साइन की जाती है, किसके द्वारा ये साइन की जाती है, मतलब ये प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है जिसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखी जाती है, और ये किसके द्वारा साइन की जाती है, एडवोकेट के द्वारा। या तो एडवोकेट करता है, या फिर CA करता है, या CS करता है, या CMA करता है, प्लस एक डेजिग्नेटेड पार्टनर करता है। तो इन सबको ये साइन करना होता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट देनी होती है। इस स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं कि LLP एक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमने सारी कंप्लाई कर रखी हैं, ठीक है। देखो यही बोल रहा है कि एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज़ एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ LLP एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब हिज नेम एंड है। तो यानी कि ये वाला तो होगा ही होगा जिसने अपना नाम सब्सक्राइब किया था ना, यहाँ पे दो में से कोई भी एक व्यक्ति प्लस इनमें से कोई एक व्यक्ति, एडवोकेट, CS, CA या कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग जो हैं स्टेटमेंट को साइन करते हैं। टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, और क्या लिखते हैं कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स इस एक्ट की वो कंप्लाई की गई हैं, ठीक है जी। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो कैसे होना चाहिए सबसेक्शन 2 के हिसाब से, इन फॉर्म एज में भी प्रेस्क्राइब, जो भी फॉर्म दिया गया तो फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया, आप MCA की वेबसाइट पर जाइए, E-Form 1 ही है आई थिंक, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप उसको फिल करते हैं, सारी डिटेल देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं साथ में लगते हैं, DP के डॉक्यूमेंट और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी लगाते हैं। फिर आप अपनी LLP का नाम बताते हैं। अब नेम के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि नेम किस तरीके से हम कौन सा नाम रख सकते हैं, ठीक है। अपना नाम बताएंगे इसके अंदर। देन आप जो भी पर्पस है जिसके लिए आप LLP खोल रहे हैं, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप बताएंगे कि मेरा काम क्या होगा इस LLP के अंदर। देन आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताएंगे कि मेरी LLP जो है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, यानी कि कोई कम्युनिकेशन करनी है अगर जो अथॉरिटी है उसको, तो वो कहाँ पे करेगी आपके साथ, ठीक है। और जितने भी DPs हैं और जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नेम एंड एड्रेस देना होगा। जो भी पार्टनर बन रहा है LLP का या डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है उसका भी नेम एंड एड्रेस, जो नॉर्मल पार्टनर बन रहा है उसका भी नेम एंड एड्रेस देना होगा, ठीक है। कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज LLP एज में भी प्रेस्क्राइब। इसके अलावा अगर कुछ और प्रेस्क्राइब किया जाना चाहिए तो वो फिर अथॉरिटी बता देती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर बता देती है। वो सारी चीज़ें आपको और भी इसके साथ अटैच करनी होंगी, एंड अपना जो फॉर्म है वो आपको फिल करके यहाँ पे सबमिट करना होगा। ये बहुत छोटा प्रोसेस है, ये आपका विद इन अ डे हो जाता है अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर गलती करता है, ठीक है, सबसे यानी कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ना, जैसे जो कोई एडवोकेट, CA, CS या कोई भी इस तरीके से, और उसको पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है गलत है, या उसके पास ये रीज़न है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सही नहीं है, तो यहाँ पे अगर वो इस तरीके से स्टेटमेंट दे देता है तो उसके ऊपर क्या होगा, उसको इम्प्रिजमेंट दी जाएगी जो कि 2 साल तक की हो सकती है। एंड साथ साथ ये तो इम्प्रिजमेंट तो होगी मैक्सिमम 2 साल की, और साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा जो कि 10,000 रुपीज़ तक का होगा, और मिनिमम 10,000 रुपये का होगा, जो कि 5 लाख रुपये तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ इसलिए स्टेटमेंट ध्यान से देनी होती है। अगर आप बीइंग एडवोकेट कभी प्रैक्टिस भी करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बट अभी आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आपकी जुडिशरी क्लियर हो ज़रूर। फिर इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अब आपकी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो ये बोलता है कि आपकी अब ये जो अब जब सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर देते हो तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है जो आप सेक्शन 11 की फुलफिल कर देते हो तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मान ली जाती है। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होती है ना वो विद इन 14 डेज़ की जाती है, यानी कि जब भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसके विद इन 14 डेज़ आपको रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्रेशन करके देता है, ठीक है। आपके ये रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड गिव सर्टिफिकेट, और आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि आपकी LLP जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है। अब ये जो इसने आपको सर्टिफिकेट दिया है ना, ये अपने आप में एक सफिशिएंट एविडेंस होता है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 11 की वो सारी फुलफिल हो रखी है, आपने सारी कंप्लाइंस कर रखी है LLP एक्ट की। और इस सर्टिफिकेट को साइन करके ऑथेंटिकेट किया जाता है ऑफिशियल सील के द्वारा रजिस्ट्रार की कि हाँ ये जो है ओरिजिनल है और हमारे द्वारा इशू हुआ है। और ये अपने आप में क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट होता है कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि LLP जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रखी है जिस नाम से जो भी इस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है। तो आपको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 13 के अंदर कुछ अमेंडमेंट है वो हम देख लेते हैं जो कि वहाँ पे दिए गए थे, वो पेनल्टी के ही होंगे, वो उससे पहले पढ़ लेते हैं क्या है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड चेंज देयर इन। तो यहाँ पे बता रहा है कि जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना सेक्शन 11 के अंदर कि आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताना होगा जहाँ पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन है, तो उसके बारे में बोल रहा है। तो
हर एक जो एलएलपी है उसको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताना होगा कि उसका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा, ताकि जितनी भी कम्युनिकेशंस है, नोटिस हैं, वो उसको भेजी जा सके। और तो ये सारी बातें इसने बताई हैं। और अगर इसका कोई वायलेशन करता है, चेंज वगैरह जैसे इसको कराना है, तो उसकी भी उसको वहाँ पे देनी होगी। तो यहाँ पे जैसे इसने 2000 25,000 का जुर्माना दे रखा है ना, तो देखो नए एक्ट के अंदर कितना दे रखा है। अगर कोई करता है तो पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज़ फॉर ईच डे। तो यहाँ पे देखो ये बता दिया इसने, चेंज कर दिया एक तरीके से। तो यहाँ पे 500 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी लगती है अगर कोई कॉन्ट्रवेन करता है सेक्शन इसी को, सेक्शन 13 को। और अगर वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू जाता है तो मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक ये पेनल्टी जाती है एलएलपी और हर एक पार्टनर के ऊपर। तो ये वाले आप पेनल्टी हटा देना, आपके बीयर एक्ट तो ऐसे अपडेटेड ही होगा, तो यहाँ से ये वाली हटा देना अपनी। तो मैक्सिमम 50,000 तक जाता है और पर दिन का कितना लगता है, 500 रुपये लगता है एलएलपी और पार्टनर दोनों के ऊपर, अगर वो इसको फुलफ़िल नहीं करते, यानी कि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में नहीं बताते, अगर चेंज हुआ है उसके बारे में अपडेट नहीं करते रजिस्ट्रार को, तो उनके ऊपर ये पेनल्टी लगने लग जाती है। अब अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसका इफेक्ट क्या आता है, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो एक तो सबसे पहली बात कि वो स्यू कर सकता है, और या उसके ऊपर कोई स्यू कर सकता है, जैसे पार्टनरशिप में भी होता था, नॉर्मल पार्टनरशिप में सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है कि उसके ऊपर कोई स्यू कर सकता है, वो भी किसी के ऊपर स्यू कर सकता है। वो अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर, ओन, होल्ड, डेवलप कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है। जैसे हम एक बीइंग इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, कंपनी कोई प्रॉपर्टी होल्ड मतलब खरीदना बेचना सब कर सकती है, ऐसी अभी एलएलपी भी ये काम कर सकती है। इसकी कॉमन सील होती है, ठीक है, कॉमन सील बना सकती है, ऑप्शनल होती है, चाहे तो बना ले, ना चाहे तो ना बनाए, ठीक है। इसके अलावा डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एज थिंग एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। तो और कोई भी काम करने हैं वो सारे के सारे काम अब ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर कर सकती है। फिर हमारे सामने आता है सेक्शन 15 जो कि हमें नेम के बारे में बताता है कि नेम हमें किस तरीके से लेना है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एलएलपी जब आप बना रहे हो तो उसके अंदर ये 2 वर्ड्स हमेशा आएंगे, मतलब दोनों में से कोई भी एक वर्ड आपका आना चाहिए। जैसे मान लो आपने ABC करके आप अपने एलएलपी का नाम रखना चाहते हैं, तो आप क्या ABC सिर्फ नाम नहीं रख सकते, इसके पीछे आपको एलएलपी लगाना पड़ेगा। आप एलएलपी नहीं लिखना चाहते तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों में से आपको कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा जाता है जब वो पब्लिक लिमिटेड होती है, तो इसी तरीके से आपको एलएलपी के पीछे लिखना है कि ABC LLP, ABC लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपको ये 2 वर्ड यूज़ करने हैं, दोनों में से कोई भी एक वर्ड जरूर यूज़ करना है। ये हमें सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अंदर बता रखा है। इसके बाद इसने बताया कि जब ये आप नाम आप लेंगे तो आपका ये जो नाम है अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिज़ायरेबल मतलब कि इस तरीके से जो कि समाज में अच्छा ना लगे। आप कुछ भी नाम ले रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि हम कुछ भी नाम अप्लाई कर देते हैं, ABCD कुछ फैंसी से नाम अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें नहीं होंगी। आपके काम से भी वो मैच होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैं अपने लिए LLP लेना चाहता हूँ तो मैं कैसे लूँगा, कुशांक मित्तल्स जुडिशरी क्लासेस LLP, तो इस तरीके से मैं लिखूंगा। तो ये देखो मैं अब ये मेरा नाम है, इससे पता भी चल रहा है मेरा काम क्या है कि मैं जुडिशरी की क्लासेस दे रहा हूँ यहाँ पे, तो उससे आपको ये चीज़ पता चलेगी। चलो मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि अगर आप जुडिशरी कोचिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7531000390 पे, नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, तो ये नाम आपको मिल सकता है क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल नहीं है, ये कोई इस तरीके का नाम नहीं है जो कि समाज में गलत लगे या सही मैसेज ना दे, ठीक है। उसके बाद जो आपका नाम है वो किसी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी और का नाम उठा के कॉपी कर दें सेम टू सेम, ठीक है। जैसे मान लो आपने रिलायंस नाम है तो आपने रिलायंस LLP अपना नाम रख दिया, तो वो तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। या किसी और से टू नियरली रिजेंबल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि किसी का नाम अगर एडिडास है, होता है ना जैसे कि, तो आप इसको अबीडास करके अपना नाम ले रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। JK सीमेंट है तो आपने JNK सीमेंट ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको नाम जो है वो अप्लाई नहीं करने, जो किसी और पार्टनरशिप फर्म की कॉपी कर रहे हो, LLP की कॉपी कर रहे हो, किसी बॉडी कॉर्पोरेट की, किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है उसकी आप कॉपी करने लग गए, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको आपका LLP का नाम नहीं मिलेगा अदरवाइज। तो आपको नाम लेते हुए ये चीज़ें ध्यान रखनी है अपने LLP का, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ नेम के बारे में बता रखा है कि आप रिजर्वेशन ऑफ नेम कैसे कराएंगे। तो रिजर्वेशन ऑफ नेम के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे ना एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, जो भी आपकी फ़ीस वगैरह जाती है कि मैं अपना नाम जो है रिजर्व कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपको एकदम से रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नेम रिजर्वेशन कराते हो, इसके लिए E-Form 1 होता है, इसके अंदर आपका नेम जो है वो रिजर्व हो जाता है। अब ये जो नेम रिजर्वेशन है कितने टाइम के लिए होता है, मैक्सिमम 3 महीने के लिए होता है। अगर आप 3 महीने तक नहीं करते तो आपने ये जो नाम रिजर्व कराया था कोई और ले सकता है। तो जो अथॉरिटी है या इनके जो रजिस्ट्रार है वो आपके नाम को 3 महीने तक ही सेव करेगा। अगर आप कंप्लाइंस नहीं कर रहे और आप अपनी जो डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़े थे ना सेक्शन 11 के अंदर वो सब नहीं दे रहे, तो फिर आपकी LLP बनेगी नहीं, तो ये जो आपने नाम रिजर्व किया था ये हट जाएगा। तो जो भी आपकी प्रेस्क्राइब फीस है वो जाएगी और आपका 3 महीने के लिए नाम रिजर्व हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपना सेकंड स्टेप करना होगा, E-Form 2 भरना होगा। जितनी भी हमने चीज़ें सेक्शन 11-12 के अंदर करी थी वो सारी करनी होंगी, ठीक है। तो अब आपकी जो LLP है वो बन जाएगी। LLP बनने के
30 दिन के अंदर अंदर आपको ई फॉर्म 3 के अंदर अपना LLP एग्रीमेंट जो है वो सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार के पास। तो वो MCA21 की वेबसाइट से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही चीज़ हमें सेक्शन 16 के अंदर बता रखा है कि जो भी आपका प्रपोज नाम है LLP का, वो जो भी आप नाम अपना चेंज करना चाहते हैं, वो दोनों में से कोई भी चीज़ है वो आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे देनी है। और ये आपका नाम जो है 3 महीने के लिए रिजर्व हो जाएगा। अगर आप 3 महीने के अंदर नहीं करेंगे तो फिर कोई और को वो नाम मिल सकता है, 3 महीने तक वो किसी और को नाम नहीं मिलेगा। फिर ये चेंज करने की बात आ गई कि अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो भी सेम तरीका ही है जैसे वहाँ पे बता रखा है सेक्शन 16 के अंदर, वैसे ही 17 के अंदर है। वही आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है, वो नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, किसी से आइडेंटिकल या रिजेंबल नहीं होना चाहिए, तो आपको वो नाम मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 16 और 17 के अंदर हमें ये बात बता रखी है। फिर सेक्शन 18 आता है एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन टू चेंज इन नेम इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो इस सेक्शन को रीड कर लीजिएगा अलग से, इसके अंदर मैं आपको कुछ समझाने वाला है नहीं, आपको एक बारी में बेयर रीड करके समझ आ जाएगा। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड नेम, वही सेम बात आ जाती है कि आप किस तरीके से अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप इम्प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी, सेक्शन 20 में दे रखी है, प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, साथ में बेयर एक्ट लेके बैठिएगा, यहाँ पे एक बारी पोस्ट कर लीजिएगा और यहीं पे इन सारे सेक्शंस को एक साथ रीड कर लीजिएगा। फिर पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड लिमिटेड लायबिलिटी की, आपको अपना नाम जो है जितने भी आपके इन्वॉइसेज होंगे, ठीक है, जो भी आप ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, पब्लिकेशंस करेंगे, उन सब के ऊपर आपका नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी LLP का है वो सारा आपको लिखना है। और साथ साथ आप जब ये वर्ड अपने नाम को यूज़ करेंगे तो उसके साथ में लिमिटेड लायबिलिटी ज़रूर लिखेंगे। तो ये आपको सेक्शन 21 के अंदर बताया गया है। देन सेक्शन 22 के अंदर बता रखा है एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स। ये मैंने आपको बता दिया था कि क्या एलिजिबिलिटी होती है पार्टनर बनने के लिए। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, कैसे उनके बीच के रिलेशनशिप होते हैं, तो उनका सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड बाय दिस एक्ट सेक्शन 23 के अंदर द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ LLP एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ LLP एंड इट्स पार्टनर शैल बी गवर्न बाय LLP एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो इनका जो रिलेशन है वो किस तरीके से गवर्न होगा, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया ना अपना LLP एग्रीमेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अपना LLP एग्रीमेंट बनाएंगे तो उस LLP एग्रीमेंट से अपने बीच के जो भी बातें हैं वो चलाते रहेंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट कहीं पे भी जो हमारा LLP एक्ट 2008 है इसको कॉन्ट्रावीन नहीं करना चाहिए। तो ये अपनी बातें इस हिसाब से चला सकते हैं अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है। बाकी एक बार रीड कर लीजिएगा। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, अब ये देखते हैं इसके अंदर हमें समझने वाली चीज़ है, ये आपसे पूछी जा सकती है सेक्शन 24 वाली, ठीक है। एक बारी 19 से 22 तक हमने नहीं रीड किया था, एक बारी प्लीज़ कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, कोई सिंपल सा नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है जी। सेक्शन 24 के ऊपर आते हैं, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, यानी कि अब सेसेशन का मतलब क्या होता है, ख़त्म होना, कि आपका जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो रही है। तो किस तरीके से सेसेशन होती है, तो जैसे मान लो आपने जो एग्रीमेंट कर रखा था ना, आपने अपने एग्रीमेंट में बताया था जो आपका LLP एग्रीमेंट था, उसके हिसाब से आपकी जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो सकती है। तो देखो क्या बोल रहा है कि अब पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर, यानी कि अगर ABC 3 लोग पार्टनर थे तो A जो है वो पार्टनर नहीं रह सकता, कब, इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर। जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था ना उसके हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है तो अब ये जो है आगे पार्टनर रहने के लिए लाइबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, और अगर मान लो इन लोगों ने एग्रीमेंट नहीं बना रखा था विद द अदर पार्टनर्स एज टू असर्टेन द सेसेशन ऑफ बीइंग पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग। मान लो इन्होंने जैसे इन्होंने एग्रीमेंट बना रखा था, उसके अंदर बोल रखा था कि हम 15 दिन का नोटिस देके और अपनी पार्टनरशिप छोड़ सकते हैं, तो इस बात को फॉलो कर लेंगे। लेकिन मान लो इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बना रखा था, इन्होंने कहा हम तो ऑरली चल रहे हैं, तो फिर इनको LLP एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो LLP एक्ट बोलता है कि इस तरीके से अगर कोई ये पार्टनर छोड़ना चाहता है ना LLP को, तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, अदर पार्टनर्स को, एंड देन फिर वो रिज़ाइन कर सकता है, अपनी पोस्ट से हट सकता है। अब सिर्फ वो पोस्ट से हट जाएगा तो थोड़ा ना काम चलेगा, अभी इसके और क्या करना पड़ता है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले और किस तरीके से हटते हैं कि जब जो भी पार्टनर है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो पार्टनर नहीं रहता। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो पार्टनर नहीं रहा, कि वो कहता है मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, बाकी दोनों को नोटिस दे देता है। दुनिया वालों को थोड़ा ना पता चला कि ये अब पार्टनर नहीं है, वो तो अभी भी सोचेंगे कि ए पार्टनर। तो यहाँ पे ए को क्या करना पड़ेगा, पब्लिकेशन करनी पड़ेगी और पूरी दुनिया वालों को बताना पड़ेगा कि अब मैं पार्टनर नहीं हूँ, और साथ साथ जो रजिस्ट्रार है उसको भी बताना पड़ेगा कि अब मैं पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ इसने यहाँ पे बता रखी है कि यहाँ पे इसको पब्लिश करके बताना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को भी ये बात बतानी पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसेक्शन 5 के अंदर क्या बोलता है कि जहाँ पे कोई पार्टनर जो है LLP के अंदर सीज टू बी अ पार्टनर हो जाता है, यानी कि अब वो पार्टनर नहीं रहता, द फॉर्मर पार्टनर, यानी कि जो एग्रीमेंट दे के चला गया है पार्टनरशिप से, या फिर
पर्सन एंटाइटल टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ, या फिर उसकी डेथ होगी तो जो भी आगे उसका लीगल हेयर है, जैसे ए का लीगल हेयर डी था, तो जो भी इसका लीगल हेयर है और द इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर शेल बी एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द LLP। तो अब ये जो इसका ये जो व्यक्ति है ना, या फिर जैसे छोड़ के चला गया या जो इसका आगे लीगल हेयर है, इसको क्या मिलेगा, एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड टू द LLP, मतलब पार्टनरशिप। यानी कि क्या इसके अंदर जैसे मान लो जो पार्टनरशिप बनती है ना, तो ABC 3 लोग मिले तो ये ना कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी आगे हम चलेंगे ना सेक्शन 34 इन सब के ऊपर कंट्रीब्यूशन आएगा, तो उसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन है कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो जब ये तीनों मिले, उन्होंने कहा कि मैं 5 लाख रुपए लगाता हूँ, A बोलता है, B बोलता है मैं 2 लाख रुपए लगाता हूँ, C बोलता है मैं अपना ट्रेडमार्क ले आता हूँ, तो ये इन सब का क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो जब ये छोड़ के जाएगा ना, जैसे मान लो ए छोड़ के जा रहा है या ए की डेथ होगी, तो इसका जो आगे लीगल हेयर है, इसको जो इसका कंट्रीब्यूशन था ना ओरिजिनल वाला, जैसे 5 लाख रुपए थे, वो इसको वापस मिलेंगे। ये चीज़ इसने यहाँ पे बोली है, ठीक है। देन हिज राइट टू शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ LLP। और मान लो कि इसके जाने के वजह से इसकी डेथ हो गई, तो अब इसका जो आगे का डी, जैसे पूरा पिछला साल बचा था, ये बीच में अगस्त में मर गया, तो अगस्त तक का जो प्रॉफिट होगा ना, जितना इसका होगा ए के हिस्से का होगा, वो किसको मिल जाएगा, डी को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसने बता रखी है। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज ऑफ LLP, मतलब कि लॉसेज को हटा के फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो उसके आगे लीगल हेयर्स को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर्स, की अगर पार्टनर्स अपना चेंज करते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू चेंज करते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से वो चेंज कर सकते हैं। तो एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द LLP फॉर एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस विद पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज। तो जैसे मान लो कि अगर कोई पार्टनर है, तो वो किस तरीके से LLP को इन्फॉर्म करेगा। देखो पहले किसको इन्फॉर्म करना है, LLP को इन्फॉर्म करना है, पार्टनर को। क्या इन्फॉर्म करना है कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया या मेरा कुछ नाम चेंज हो गया, कोई भी चीज़ है, उसको विद इन 15 डेज ऑफ चेंज वो इन्फॉर्म करना पड़ता है LLP को। फिर आगे LLP की क्या ड्यूटी होती है, वो क्या करता है, वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी पार्टनर फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर। तो जो भी चीज़ हुई है, जैसे कोई पार्टनर आया गया या कोई भी चीज़ हुई, LLP को आगे विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को ये बात बतानी होती है। वही चीज़ बी में बोलिए कि नेम वगैरह चेंज हो तो वो भी बतानी है, ठीक है। फिर अ नोटिस फाइल्ड विद रजिस्टर अंडर सबसेक्शन 2 शेल बी इन सच फॉर्म एज अकम्पेन्ड बाय फीस। तो ये जो LLP ने इसको नोटिस दिया था ना रजिस्ट्रार को, इसके अंदर साथ में जो फीस वगैरह होगी वो भी पे की जाएगी। शेल बी साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP एंड ऑथेंटिकेटेड इन अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। और ये जो जब ये सबमिट होगी, तो जो भी DP है वो उसके ऊपर साइन करेगा, इसको ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है। If it relate to incoming partner shall contain a statement by such partner that he consents to becoming partner। और अगर मान लो ये इन्फॉर्मेशन किस बारे में है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप के अंदर, तो यहाँ पे इस नए पार्टनर से इस फॉर्म के अंदर साथ में क्या लेना होगा, कंसेंट की स्टेटमेंट लेनी होगी कि हाँ ये व्यक्ति जो है इस पार्टनरशिप का पार्टनर बनने के लिए तैयार है। और अगर मान लो कि LLP जो है कॉन्ट्रवीन कर देती है सबसेक्शन 2 को, यानी कि पार्टनर ने तो LLP को बता दिया लेकिन LLP आगे रजिस्ट्रार को नहीं बता रही, तो ऐसे में ये जो पार्टनर है ना, ये डायरेक्टली LLP को ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर फाइन लग जाएगा 2000 रुपये का, बट विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़। अभी एक बार ये नए एक्ट में से चेक कर लेते हैं कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 25 है कि सेक्शन 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट आई है क्या, 18, 21, 25। यस, यहीं पे देखो अमेंडमेंट है कि 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। जो वहाँ पे बोला ना वो नहीं चल रही, 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई जा रही है। तो ये वाली मत लगाना, 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाना अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है तो। और वो खुद नोटिस देके इन्फॉर्म कर सकता है LLP को, उसको रजिस्ट्रार को, यानी कि जो पार्टनर आ रहा है जा रहा है नाम चेंज कर रहा है, उसको लगता है LLP कुछ नहीं करेगी, LLP बेवकूफ़ है, तो ये डायरेक्टली जो पार्टनर है वो रजिस्ट्रार को बता सकता है, सबसेक्शन 6 बोल रहा है। फिर उसके बाद सेक्शन 26 आता है हमारे सामने। ये क्या बोलता है, पार्टनर एज एजेंट। तो एवरी पार्टनर ऑफ LLP इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ LLP द एजेंट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। आप पहले क्या पढ़ते हो, अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ABC 3 पार्टनर है एक पार्टनरशिप के अंदर, तो ये सारे एक दूसरे के प्रिंसिपल प्लस एजेंट होंगे। लेकिन LLP के अंदर ऐसा नहीं होगा। LLP के अंदर सिर्फ A जो है वो LLP का एजेंट होगा, B भी LLP का एजेंट होगा और C भी LLP का एजेंट होगा। ये आपस में एक दूसरे के एजेंट नहीं होंगे, जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के अंदर होता था पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 26 के अंदर दे रखी है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे सामने आता है सेक्शन 27 जो किस बारे में बात करता है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP की। LLP की कितनी लायबिलिटी होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे बता रहा है कि एलएलपी की कितनी लाइबिलिटी होगी, तो एलएलपी इज़ नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद पर्सन इफ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एलएलपी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई पार्टनर डील करते हुए क्या करता है, द पार्टनर इन फैक्ट हैज़ नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग पर्टिकुलर एक्ट। कि जो पार्टनर काम करके आया ना एलएलपी के बिहाफ पे ये वाला, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। यानी कि मान लो कि अगर ए पार्टनर था इस एलएलपी का, ठीक है, और ए के पास अथॉरिटी नहीं थी कि ये एलएलपी के बिहाफ पे लोन लेके आया और ये जाके लोन ले आता है 10 लाख रुपए का, तो यहाँ पे एलएलपी जो है वो लाइबल नहीं होगी इस लोन के लिए। यहाँ पे ए के ऊपर खुद की लाइबिलिटी आ जाएगी। एंड साथ में ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है कि द पर्सन हु नोज दैट ही हैज़ नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी। और ये जो पर्सन था जिससे लोन लेके आया था ना, उसको ये नहीं पता था कि इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, या ये मतलब इस तरीके की नॉलेज नहीं है कि इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, तो फिर वहाँ पे ये जो है खुद लाइबल हो जाएगा, एलएलपी लाइबल नहीं होगी। लेकिन हाँ उसको नॉलेज थी कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो फिर वहाँ पे इसको इससे भी पैसा नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 2 के अंदर बोल रहा है द एलएलपी इज़ लाइबल इफ़ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज़ लाइबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट इन कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी पार्टनरशिप और विद इट अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एलएलपी जो है लाइबल हो जाएगी अगर उसका जो पार्टनर है एलएलपी का इज़ लाइबल टू पे एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट। की अगर वो अपने पार्ट पे कोई रॉन्गफुल ओमिशन या कोई चीज़ कर आया है इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी और विद इट्स अथॉरिटी, या फिर अथॉरिटी के साथ, तो वहाँ पे फिर लाइबिलिटी बन जाएगी। देन एन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी सोलली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। तो अगर कोई एलएलपी की कोई ऑब्लिगेशन है ना, तो वो सिर्फ एलएलपी की ऑब्लिगेशन मानी जाएगी, वहाँ पे आप पार्टनर्स के पास नहीं जाओगे उस ऑब्लिगेशन को मांगने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एलएलपी अलग है जैसे कंपनी के केस में होता है, और पार्टनर जो है वो अलग है। द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। तो जो भी लाइबिलिटी होगी एलएलपी की वो कहाँ से पे की जाएगी, जो भी असर्ट्स है ना एलएलपी के उसी को बेच के उसी में से वो लाइबिलिटी पे की जाएगी। जो पार्टनर्स हैं उनसे कुछ नहीं मांगा जाएगा यहाँ पे, अगर एलएलपी की कोई लाइबिलिटी है तो। फिर ये तो किसकी लाइबिलिटी होगी, सेक्शन 27 के अंदर एलएलपी की लाइबिलिटी होगी। फिर सेक्शन 28 आता है। सेक्शन 28 के अंदर हमें कौन सी लाइबिलिटी दे रखी है, पार्टनर की लाइबिलिटी दे रखी है कि पार्टनर की लाइबिलिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि पार्टनर जो है ना वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइबल नहीं होगा किसी भी ऑब्लिगेशन के अंदर, जो हमें सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 के अंदर दे रखी है ये वाली के लिए, ठीक है। ये इसके लिए कोई भी पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा सोनली बाय रीजन ऑफ बीइंग पार्टनर ऑफ द एलएलपी, क्योंकि वो पार्टनर है इसलिए उसको लाइबल बना दो, ऐसा नहीं होगा। जबकि जो पहले वाली पार्टनरशिप होती थी 1932 वाली, वहाँ पे पार्टनर जो थे वो लाइबल हो जाते थे। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट इफेक्ट द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर इज ऑन रॉन्गफुल एक्ट। यानी कि अगर ए कोई रॉन्गफुल एक्ट खुद कराता है ना, तो वहाँ पे फिर उसकी लाइबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही वो एलएलपी से पैसा मांगेगा, उसको ये लाइबिलिटी खुद पे करनी पड़ेगी ए को। ये चीज़ सबसेक्शन 2 के अंदर बोली है। फिर उसके बाद सेक्शन 29 आता है जो कि हमें होल्डिंग आउट के बारे में बताता है। होल्डिंग आउट क्या होता है, होल्डिंग आउट का मतलब होता है जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट के थ्रू ये तीनों पार्टनर बनते हैं, लेकिन डी आके बैठ जाता है साथ में और हर जगह पे जाके शो करता है कि मैं भी इनका पार्टनर हूँ। तो ये जो पार्टनर बन गया ना, जो सबको जाके शो कर रहा है कि मैं भी पार्टनर हूँ, बट ओरिजिनली ये पार्टनर नहीं था, तो ये कैसे कहलाया जाएगा, ये पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट कहलाएगी। ये जो डी आके बैठ गया है इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट बोलेंगे। तो सेक्शन 29 क्या बोलता है कि एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन रिटर्न और बाय कंडक्ट, तो कैसे बोल के, लिख के या कंडक्ट से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं भी जो है ना इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, जबकि वो पार्टनर नहीं है, इस एलएलपी का पार्टनर नहीं है, बट फिर भी वो अपने आप को शो कर रहा है। तो वहाँ पे इज लाइबल टू एनी पर्सन हु हैज़ ऑन इज फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू द एलएलपी। तो यहाँ पे ये जो अपने आप को शो कर रहा था ना हर जगह, ये भी इसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, जो कि कहीं जा कहीं पे शो कर रहा था कि मैं भी पार्टनर हूँ। Whether the person representing himself or represented to be a partner does not know that representation has been reached person so giving credit। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी ये जो प्रेजेंटेशन थी, ये जो एफ बंदा है इस तक पहुंची या नहीं पहुंची, जो कि इस एलएलपी को क्रेडिट दे रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस तक ये एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन पहुंची या ना पहुंची, लेकिन ये अपने आप को हर जगह जाके शो कर रहा था, तो इसकी लाइबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी किसकी, ये जो अपने आप में पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है। लेकिन ये जो इसके कारण अगर कोई लोन मिला और वो एलएलपी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वहाँ पे एलएलपी की भी लाइबिलिटी आ जाएगी। ये चीज़ प्रोविजो के अंदर लिखी हुई है दैट वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव बाय एलएलपी एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, की होल्डिंग आउट के कारण इस एलएलपी ने अगर कोई क्रेडिट ले लिया, द एलएलपी शेल विदाउट प्रेजुडिस टू द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग, इसकी तो लाइबिलिटी बनी रहेगी होल्डिंग आउट वाले की, इसके अलावा जो एलएलपी है उसकी भी यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाएगी। बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट ड्राइव देन। तो अगर कोई बेनिफिट ये एलएलपी ले रही है इसके कारण, इस डी के कारण, तो यहाँ पे इस एलएलपी की लाइबिलिटी भी बन जाएगी। तो फालतू में अगर आप बेनिफिट लोगे तो आपके ऊपर भी लाइबिलिटी आएगी, मजे लेने के लिए नहीं बैठे आप सिर्फ यहाँ पे।
देन सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम लायबिलिटी पार्टनरशिप नेम, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद अभी भी एलएलपी चलती रहती है, द कंटिन्यूड यूज ऑफ द नेम ऑफ द डिजीज पार्टनर नेम एज अ पार्ट ऑफ देयर शैल नॉट इटसेल्फ मेक लीगल रिप्रेजेंटेटिव और इज स्टेट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द एलएलपी डन आफ्टर इज डेथ। यानी कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई लेकिन अभी भी ये पार्टनरशिप तीनों के नाम पे ही चल रही है, तो अब मान लो इसकी डेथ के बाद अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि ए का नाम अभी भी यूज़ हो रहा है, तो इस कारण से ए के किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अब सिर्फ लायबिलिटी बी और सी की रहेगी, चाहे उन्होंने अभी ए का नाम नहीं हटाया था लेकिन ए की डेथ हो गई थी, इसलिए इसका जो आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 29 तक क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। देन सेक्शन 30 के अंदर बता रखा है अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। अब ये क्या कह रहा है कि आप मिस यूज़ ना करो एलएलपी का, तो उस सिचुएशन के अंदर इसने क्या बोला कि अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो वहाँ पे फिर लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, फिर वहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहेगी। तो ये चीज़ हमें सेक्शन 30 के अंदर बता रखी है। एक बार रीड कर लीजिए, या आप बोलते हैं तो मैं रीड कर देता हूँ। तो देखो क्या बोल रहा है, in the event of an act carried out by LLP or any of its partner with intent to defraud creditors, यानी कि LLP या जो पार्टनर हैं या DP हैं किस इंटेंट से काम कर रहे हैं कि आगे क्रेडिटर को या किसी और पर्सन को भी क्या करना चाहते हैं, डिफ्रॉड करना चाहते हैं, उसके साथ धोखा करना चाहते हैं। ठीक है, और एनी अदर पर्सन और फॉर एनी फ्रॉडलेंट पर्पज LLP पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स हु एक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और फॉर एनी फ्रॉडलेंट पर्पज शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स और अदर लायबिलिटी ऑफ LLP। तो यहाँ पे LLP की और इस पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, यानी कि इनके जो पर्सनल असेट्स है ना वो भी बेच के इनसे पैसा लिया जाएगा इस क्रेडिटर को पे करने के लिए। लेकिन अगर कोई पार्टनर ये शो कर देता है कि भाई मैं तो इन्वॉल्व नहीं था, या LLP ये शो कर देती है कि मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, या DP इस चीज़ को शो कर देता है, तो फिर वहाँ पे फिर उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी अनलिमिटेड। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे बता रखी है, एक बार रीड कर लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूंगा। फिर यहाँ पे विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट देखा है। विसल ब्लोइंग क्या होता है, जैसे मान लो एक LLP चल रही है, LLP ने अब कई सारे एम्प्लॉय रखे हुए होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो कि अब ये LLP फ्रॉड कर रही है, अब इस एम्प्लॉय को पता चल गया कि LLP के अंदर फ्रॉड चल रहा है या किसी तरीके की गलत हैबिट चल रही है, तो ये एम्प्लॉय को क्या यहाँ पे प्रमोट किया गया है सेक्शन 31 के द्वारा कि ये गवर्नमेंट की हेल्प करे इस इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए। तो ये जो व्यक्ति गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है और गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्शन दे रही है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, विसल ब्लोइंग बोल रहे हैं। जैसे विसल मतलब सीटी बजाना हो गया ना, तो एक तरीके से यही चीज़ होगी कि हम इसको ये बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से गवर्नमेंट को आके इन्फॉर्मेशन दीजिए और गवर्नमेंट बदले में आपकी हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी, आपकी पनिशमेंट कम कर देगी, अगर आपकी पनिशमेंट बनती होगी आपको छोड़ देगी, या फिर आपको प्रोटेक्शन दिलाएगी, आपकी जॉब नहीं जाएगी, इस तरीके से प्रोटेक्शन देगी। तो यही चीज़ हमें बोल रखी है कि जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, वो क्या कर सकती है, रिड्यूस या वेव कर सकती है किसी भी पेनल्टी को जो कि उस पार्टनर या एम्प्लॉय के अगेंस्ट लगेगी जो कि LLP के अंदर था, अगर वो ये सेटिस्फाई कर देता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो इन्फॉर्मेशन क्या है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन क्या रही, यूज़फुल रही, या फिर जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है इसके कारण कोई और पार्टनर या किसी एम्प्लॉय को क्या हुई है, कन्विक्शन हुई है। तो अगर ये चीज़ें रहती है और कोर्ट और ट्रिब्यूनल इससे सेटिस्फाई हो जाती है, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, इसकी पनिशमेंट, अगर इसके ऊपर कोई पनिशमेंट बननी थी इस व्यक्ति के ऊपर, पार्टनर एम्प्लॉय के ऊपर, तो यहाँ पे उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस या वेव कर सकते हैं, उसको जो पेनल्टी लगनी थी ना उसको रिड्यूस या वेव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस तरीके से कोई पार्टनर एम्प्लॉय कोई भी जो है विसल ब्लोअर का काम करता है, तो वहाँ पे उसके साथ उसको डिमोट, सस्पेंड, थ्रेटन, हरास, ये सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसलिए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, तो ये सारी चीज़ें करने से बचाया गया है उसको। ये कंसेप्ट सारे विसल ब्लोइंग के हमें कंपनीज एक्ट के अंदर भी मिल जाते हैं, और हमने भी बाहर की कंट्री से, अमेरिका से और यहाँ से ये अडॉप्ट किए हैं, जैसे वहाँ पे सार्बन-सॉक्स एक्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वहीं से हमने ये चीज़ें देखी है। देन मैं आपको जो कंट्रीब्यूशन पहले बता रहा था वही चीज़ यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन की सेक्शन 32 के अंदर दे रखी है। तो फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन मतलब कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, यानी कि जब आप पार्टनरशिप बना रहे हो, LLP बना रहे हो, उस वक्त आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। बीइंग अ पार्टनर अगर आप 3 लोग मिल रहे हो तो कोई ना कोई सामान लेके आओगे तभी पार्टनरशिप बनेगी, तो आप क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे इसने बताया कि कोई भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी लेके आ सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेके आ सकते हो, टेंजिबल यानी कि कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लेके आ सकते हो, जैसे कोई ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल होगी, कोई भी चीज़ लेके आ सकते हो, मनी लेके आ सकते हो, प्रॉमिसरी नोट लेके आ सकते हो, कोई और मतलब कुछ भी चीज़, कैश, प्रॉपर्टी की आप सर्विसेज दोगे या कोई भी चीज़ यहाँ पे लेके आ सकते हो आप बीइंग अ पार्टनर की। ये 5 लाख लाया, ये बोल रहा है कि मैं ट्रेडमार्क लेके आऊँगा, मैं अपनी सर्विसेज दूंगा, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे आके दे सकते हो बीइंग अ पार्टनर। तो किसी भी तरीके से हो सकता है, और जो भी चीज़ आप दोगे ना उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे पार्टनरशिप अकाउंट बनता है ना, कि इस तरीके से पार्टनर की तीनों के अकाउंट बनते हैं, तो ये चीज़ लिखी जाती है, तो यहाँ पे 2 करके कैपिटल डाल के लिखा जाएगा कि ये क्या लेके आया, ये क्या लेके आया, ये क्या लेके आया, तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे डाली जाएंगी। देन
क्या ऑब्लिगेशन है कंट्रीब्यूट करने की, तो ऑब्लिगेशन क्या होगी, जो चीज़ उन्होंने एग्रीमेंट में लिखी ना, जो उन्होंने एलएलपी एग्रीमेंट बनाया कि भाई मैं ये इसने बोला मैं ये लाऊंगा, मैं ये लाऊंगा, मैं ये लाऊंगा, तो इनकी ऑब्लिगेशन है कि ये सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो ये एक तरीके से इनकी ड्यूटी बन जाएगी कि इनको ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी है, मनी, अदर प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ इन्होंने लिखी है इनको ये कंट्रीब्यूट करनी है। ये चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी है। तो एक बारी जल्दी से रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। चाहे पॉज करके करना है पॉज करके कर लीजिए, ब्रेक में से करना है ब्रेक में से कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लग रहा है। देन सेक्शन 34 के अंदर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के बारे में बता रखा है कि जो भी पार्टनरशिप फॉर्म होगी उसको बुक्स मेंटेन करनी होगी। ठीक है, जो बुक्स हैं वो कहाँ पे मेंटेन करनी होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर मेंटेन करनी होगी। अब ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर प्रॉपर बुक्स को मेंटेन करेंगे, वो कैसे करेंगे, ईयर टू ईयर मेंटेन करेंगे, कैश बेसिस पे या एक्रूअल बेसिस, दोनों में से किसी भी कर सकते हैं। कैश बेसिस क्या होता है कि जब कोई पैसा आएगा कोई पैसा जाएगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस पे क्या होता है कि अगर कोई उधारी वाला काम भी चल रहा है ना तो वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो दोनों में से कोई भी सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे, जिसका मतलब डेबिट क्रेडिट वाला जो सिस्टम होता है कि आएगी जाएगी, तो वो वाला सिस्टम फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे और रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर अपनी बुक्स को मेंटेन करेंगे। ठीक है जी। फिर हर एक जो एलएलपी होगी वो विद इन 6 मंथ्स, यानी कि जब 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, जो मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को होता है, तो उसके विद इन 6 मंथ जो है अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, ये जो उन्होंने पूरा अकाउंट्स मेंटेन किया, और एक सॉल्वेंसी की स्टेटमेंट। सॉल्वेंसी मतलब कि हमारे पास इनफ पैसा है कि हम अपनी सारी लायबिलिटी पे कर सकते हैं। तो ये जो है प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर साइन करके डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा वो सबमिट किया जाएगा रजिस्ट्रार को। इसके साथ प्रेस्क्राइब फी वगैरह सब कुछ लगेगी, ये चीज़ सब सेक्शन 3 के अंदर बता रखी है। ठीक है, और अगर ऑडिट बनता होगा तो ऑडिट भी किया जाएगा। जैसे अकाउंट से अगर ऑडिट होना है तो वो ऑडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी कि ना एलएलपीज़ का ऑडिट होना है और किन को एग्जाम्प्ट करना है, वो सारा ऑफिशियल गजट के अंदर गवर्नमेंट बता सकती है। तो ऑडिट जनरली सीए करते हैं इनका। और अगर इसकी कंप्लाइंस नहीं की जाती तो फिर यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी जो है हमारी नए एक्ट के अंदर चेंज हो गई थी। सेक्शन 30 कौन सा है, ये 35 है, 34 है। 34 के अंदर देखिए क्या चेंजेस हैं यहाँ पे इसने बता रखा है। सेक्शन 34 शैल बी इंसर्टेड नेमली, तो इंसर्ट किया गया, ये बता रखा है इसने कि क्या पेनल्टी लगेगी अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ सब सेक्शन 3 को तोड़ोगे। ठीक है, जहाँ पे वो इसने बताया कि बुक्स मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर पे कितना पेनल्टी लगेगी, 100 रुपये डेली की, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 लाख रुपये हो सकती है एलएलपी के लिए, और 50,000 रुपीज़ डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए। और अगर आप सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 4 को तोड़ते हो तो वहाँ पे आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, वही 100 रुपये की लगेगी, लेकिन 25,000 रुपये तक की मैक्सिमम हो सकती है, और 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है डेजिग्नेटेड। अच्छा, 25,000 मिनिमम होगी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, और मैक्सिमम 5 लाख रुपए की होगी हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर। और एलएलपी के ऊपर फाइन लगेगा 10,000 रुपये का मिनिमम, और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ का लग सकता है। तो ठीक है, ये सेक्शन 34 के अंदर चेंज है, बाकी तो वही सेम है पुराने एक्ट के अंदर। फिर ये एनुअल रिटर्न की बात कर रखी है कि एनुअल रिटर्न फाइल की जाएगी एलएलपी के द्वारा। एनुअल रिटर्न यानी कि जो पूरी की पूरी जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी, जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर होंगी, चेंज इन इक्विटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे मेंटेन करके उसको एनुअल रिटर्न के अंदर फाइल किया जाएगा। तो एनुअल रिटर्न भी एमसीए की वेबसाइट पे चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके अंदर आपको अटैचमेंट करके, और जो भी सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट होगा उसको ऑथेंटिकेट करेगा, साइन करेगा, और उसके बाद ये आपकी सबमिट हो जाती है। फीस वगैरह जाती है वो सारी बता रखी है कि इसके साथ फीस लिखती है, आपको विद इन 60 डेज़ करनी होती है जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। और अगर आप नहीं करते तो फिर यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो पेनल्टी जो है सेक्शन 35 की कोई चेंज हुई है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ जी, चेंज हुई है। कितनी चेंज हुई है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़ फॉर ईच डे, हर एक दिन 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर वो नहीं देता, मतलब कंटिन्यू रखता है, तो मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज़ एलएलपी के ऊपर, और मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज़ डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, चलिए, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट केप्ट बाय रजिस्ट्रार। अब ये जो डॉक्यूमेंट मेंटेन हुए ना, जैसे बुक्स वगैरह मेंटेन हुई, जितने भी एग्रीमेंट वगैरह रजिस्ट्रार के पास मेंटेन हुए, इनकी आप इंस्पेक्शन कर सकते हो कभी भी, कोई भी इनकी इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इनकी इंस्पेक्शन के लिए ना आप, जैसे इसने लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रार के पास आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, तो ये अभी कैसे होता है, MCA 21 की वेबसाइट खोलिए, अपनी ID बनाइए, और जिसकी भी आपको इंस्पेक्शन करनी है ना उसकी डिटेल डाल के आपकी फ़ीस पे होगी, जो भी फीस होगी, 100 रुपये या 50 रुपये, जो भी जितनी भी फीस होती है, उसके अंदर आपको 3 घंटे या 2 घंटे का कुछ टाइम मिलता है। उतनी देर के लिए आप वहाँ पर उसको देख सकते हो, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो ये आपको अलाउड होता है, इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है। और अगर आप मान लो फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हो तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। जैसे आपने जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी ना रजिस्ट्रार को, उसके अंदर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हो, पर्टिकुलर जो आपको पता है कि गलत है, आप उसको फिर भी दे देते हो, या कोई चीज़ छोड़ देते हो, तो वहाँ पे फिर आपके ऊपर फाइन लगता है। फाइन के अंदर देखते हैं सेक्शन 37 में कोई अमेंडमेंट है क्या। सेक्शन 37 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, सीधा सेक्शन 39 के अंदर है। तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट हो जाती है, जो कि 2 साल तक की हो सकती है, और साथ साथ फाइन भी लगेगा, जो कि कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 लाख रुपये का हो सकता है, लेकिन 1 लाख रुपये से कम का नहीं होगा। ठीक है,
देन पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, अब रजिस्ट्रार को पावर दे रखी है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकता है जो भी उसको नेसेसरी लगती है, ठीक है। मतलब कि उस पार्टनरशिप से या जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है या पार्टनर है उससे कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, कोई भी है, एम्प्लॉई है एलएलपी का, कुछ भी है, तो उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वो उससे ले सकता है रजिस्ट्रार। अब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि अगर आपसे कोई अपराध हो गया तो उसको आप ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हो। जैसे आप सेक्शन 320 पढ़ते हो ना आईपीसी का, सीआरपीसी का, कि ये वाले ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं, ऐसे ही कंपाउंडिंग करने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफेंसेस को कंपाउंड कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ फाइन की पनिशमेंट है, जो सिर्फ फाइन से लग रहा है, जिसके अंदर सिर्फ फाइन लगेगा ना आपके ऊपर, उसको आप कर सकते हो। जहाँ साथ में जेल की सजा दे रखी है उसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते। by collecting from a person reasonably suspected of having committed the offence a sum which may extend to the amount of the maximum fine prescribed for the offence, कि जी भाई इतना मैक्सिमम अमाउंट है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और कहती है कि ठीक है आप जाओ, हम आपका ऑफेंस नहीं मान रहे, इसको कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग हो सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, यानी कि जो ओल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन है इसको कब डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो रजिस्ट्रार मे डिस्ट्रॉय एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड और रजिस्टर्ड विद हिम इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एंड बी प्रिस्क्राइब। तो इसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे, उसके अंदर बताया जाएगा कि कितने टाइम में आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट फाइल हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकली जैसे भी, उनको डिस्ट्रॉय करना है तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार है। फिर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटी टू मेक रिटर्न्स, तो यहाँ पे क्या है कि जो कोई भी एलएलपी है, अगर मान लो वो डिफ़ॉल्ट करती है किस चीज़ में, कि जैसे जो एलएलपी एक्ट है उसके कोई भी प्रोविजंस हैं या कोई भी फाइलिंग वगैरह के अंदर जो करनी है, जैसे रिटर्न वगैरह फाइल करनी है, अकाउंट फाइल करनी है, बुक्स मेंटेन करनी है, अदर डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, उसके अंदर वो पूरा नहीं करती, या फिर कोई भी रिक्वेस्ट जो रजिस्ट्रार के द्वारा की गई है कि आप इसको पूरा कीजिए, कोई डॉक्यूमेंट को अमेंड कीजिए, कंप्लीट कीजिए, रीसबमिट कीजिए, ये सब चीज़ें वो नहीं कर रही वो जो एलएलपी है, तो ऐसे के अंदर वो फेल हो जाती है ऐसा करने के लिए विद इन 14 डेज आफ्टर द सर्विस ऑफ द एलएलपी पार्टनरशिप ऑफ नोटिस। मतलब जो उसको नोटिस भेजा गया उसके विद इन 14 डेज ये रिक्वायरमेंट नहीं करती, जो फाइलिंग है या जो भी चीज़ें वो नहीं करती। तो जो ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकती है, अगर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लगाई जाती है रजिस्ट्रार के द्वारा, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द एलएलपी और पार्टनरशिप और डेजिग्नेटेड पार्टनर टू मेक गुड द डिफॉल्ट विद इन सच टाइम एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, कि आपको ये जो बात बोली गई है ना इसको आप पूरा कीजिए, आप इसके अंदर डिफॉल्ट कर लें। Any such order may provide for all the cost of an incidental to the application shall be borne by the LLP। तो यहाँ पे जितनी भी कॉस्ट वगैरह आएगी ना वो सारी LLP के ऊपर आ जाएंगी कि आपके कारण ये खर्चा आया। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल लिमिट द ऑपरेशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इस सेक्शन के कारण जो और कोई प्रोविजन है उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई जाएंगी, कोई पेनल्टी वगैरह जो लगनी है वो सारी उसके ऊपर लगाई जाएंगी। फिर पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ से हमारा चैप्टर 8 शुरू होता है सेक्शन 42 तक, सेक्शन 81 तक है, सेक्शन 77 तक ही करने के लायक है, बाकी तो रूल्स वगैरह बता रखे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। चलिए हम आगे चलते हैं। अब सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 के अंदर क्या बोलता है, द राइट्स ऑफ पार्टनर टू अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट लॉस ऑफ एलएलपी पार्टनरशिप एंड टू रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट आर ट्रांसफरेबल ईदर होली और इन पार्ट। देखो क्या बोल रहा है कि जो पार्टनर के राइट्स है ना, द राइट्स ऑफ पार्टनर्स टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मान लो ए का पार्टनरशिप के अंदर 1/3 शेयर है कि भाई इसको 1/3 प्रॉफिट मिलेगा ऑफ एलएलपी, एंड टू रिसीव कॉन्ट्रीब्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी पार्टनरशिप, और जब ये जाएगा तो जो इसने कॉन्ट्रीब्यूशन ओरिजिनली जैसे 5 लाख रुपये लगाए थे तो उसको 5 लाख रुपये मिलेंगे, आर ट्रांसफरेबल इधर होली और इन पार्ट। तो ये जो अपना ये चीज़ है ना 1/3 प्रॉफिट लेना और ये 5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, किसी को बेच भी सकता है, जैसे किसी दूसरे पार्टनर को बेच दे कि भाई तू मुझे एक काम कर 5 लाख है ना, तू एक काम कर मुझे इतना पैसा दे दे, प्रॉफिट भी ले लियो और तू इसको रख ले जैसे भी आएगा, या फिर किसी बाहर के व्यक्ति को भी ये बेच सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताइए, ट्रांसफरेबल है ये इंटरेस्ट, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या इसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है ना ये ट्रांसफर कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है, द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट बाय पार्टनर पर्सुएंट टू सबसेक्शन 1 डज नॉट बाय इटसेल्फ कॉज द डिसएसोसिएशन ऑफ द पार्टनर और डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी। लेकिन अगर वो इस तरीके से अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या अपना शेयर अगर किसी को ट्रांसफर करता है, बेचता है, तो इस कारण से डिसएसोसिएशन नहीं माना जाएगा, या फिर ये नहीं माना जाएगा कि पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो गई या वाइंडिंग अप हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, The transfer of right pursuant to this section does not by itself entitle the transferee or assignee to participate in the management or conduct of the activity of the LLP। यानी कि जैसे ए ने अगर अपना शेयर बेच दिया ना 5 लाख का और 1/3 हिस्सा बेच दिया था किसी को, तो इसके कारण जिसको बेचा ना उसको कोई राइट नहीं आ जाएगा कि अब वो पार्टनर बन गया या वो पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट के अंदर या जो भी एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रहा है सेक्शन 43 के अंदर कि एलएलपी के जो अफेयर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है 1 या 1 से ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन को
इंस्पेक्टर के तौर पर कि वो क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे अफेयर्स किसके, एलएलपी के, जो भी उनके अंदर चीज़ें चल रही हैं, और फिर उसको रिपोर्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को, या जैसे भी डायरेक्शन दी गई है उस तरीके से। तो जो ट्रिब्यूनल है इधर सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी बाय ऑर्डर्स डिक्लेयर्स दैट द अफेयर ऑफ द एलएलपी पार्टनरशिप इज ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं है कि कोई मतलब कुछ भी जनरली ऐसी ये ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगा, या तो ट्रिब्यूनल सुओ मोटो यानी कि खुद अपनी स्वयं इच्छा से कर सकता है, या फिर एप्लीकेशन आए किसके द्वारा, कम से कम 1/5 जो टोटल मेंबर्स हैं ना पार्टनरशिप के, वो एप्लीकेशन लगाए ट्रिब्यूनल के पास और ये बोलेगी इस एलएलपी के अंदर ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन की। तो वहाँ पे फिर इस तरीके से एक पर्सन को, कॉम्पिटेंट पर्सन को एलएलपी जो है वो ऑथराइज कर सकती है कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, या फिर कोई भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जो एलएलपी के अफेयर्स हैं वो ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड है, उनको इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। तो वहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो जाएंगे, किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को ऑथराइज कर दिया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट 1 और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन एज इंस्पेक्टर्स to investigate affairs of LLP and to report on them in such manner as it may direct। तो वही बात होगी कि किसी को अपॉइंट कर देंगे एंड देन वो इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट देंगे। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्शन pursuant to subsection 2 may be made if not less than 1/5 of the total members of partner of LLP make an application along with supporting evidence and security amount may be prescribed। तो ये जो है कम से कम 1/5, ये देखो सबसेक्शन 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, वहाँ पे ट्रिब्यूनल या कोर्ट कर रही थी सबसेक्शन 1 के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगी, जब कम से कम 1/5 जो टोटल मेंबर्स है एलएलपी के वो एविडेंस के साथ एप्लीकेशन लगाते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, या फिर इफ़ एलएलपी मेक्स एन एप्लीकेशन, एलएलपी खुद ही एप्लीकेशन लगाती है कि जो उसके अफेयर्स हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन के अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि जो एलएलपी का बिजनेस है वो किस तरीके का है, उसके अंदर कोई डी फ्रॉड हो रहा है क्रेडिटर्स के साथ, या पार्टनर्स मतलब इस तरीके को एक्ट कर रहे हैं, या फिर जो एलएलपी के अफेयर्स हैं वो प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट यानी कि एलएलपी एक्ट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, या फिर रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस तरीके की ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है। एप्लीकेशन बाय पार्टनर फॉर इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 44 के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन लगाता है, साथ में एविडेंसेस लगाता है, अपने रीजंस देता है कि क्यों इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, जो ऊपर बताया था ना इसने, फीस वगैरह पे करता है। देन यहाँ पे सेक्शन 45 के अंदर बता रखा है कि कोई भी फर्म, जैसे दूसरी फर्म हो गई, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गया यानी कि कोई कंपनी इंडियन या फॉरेन, या कोई और एसोसिएशन जो है उसको आप यहाँ पे इंस्पेक्टर नहीं बनाओगे। अब यहाँ पे पावर बता रखी है सेक्शन 46 के अंदर किसकी, ये जो इंस्पेक्टर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उस एलएलपी के अंदर या उसकी जो रिलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके अंदर भी, ठीक है, सेक्शन 46 के अंदर। देन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस। अब जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं या जो पार्टनर्स हैं एलएलपी की, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी इंस्पेक्टर के द्वारा डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे या उससे बोला जाएगा कि इसको प्रोड्यूस करो, उनको ये पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर इस इंस्पेक्टर के सामने प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और पूरी मतलब जैसे हेल्प करना होता है ना कि इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन करना है तो इसकी पूरी हेल्प की जाएगी इनके द्वारा, जो भी बुक्स पेपर्स जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ पे सारी की जाएंगी। फिर एन इंस्पेक्टर में एग्जामिन ऑन ऑथ, अब ये जो इंस्पेक्टर है किसी को ओथ के ऊपर भी एग्जामिन कर सकता है, कोई भी पर्सन जो सबसेक्शन 1 के अंदर दे रखा है, ठीक है, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एनी अदर पर्सन इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द एलएलपी, किसी को भी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके, ठीक है। तो सारा प्रोसेस बता रहा है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। देन ये सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट बाय इंस्पेक्टर की, कोई भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सीज कर सकता है, सीज करने के ऑर्डर दे सकता है अपने रीजनेबल ग्राउंड देके कि उसको लगता है कि ये जो जिनकी मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, इंस्पेक्ट किया है, उसके अंदर कोई बुक्स या पेपर्स या कोई भी चीज़ है, उसको क्या किया जा सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है, ख़राब किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, यहाँ से रिमूव कर लिया जाएगा, तो उनको ये सीजर करने के ऑर्डर दे सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या बोल रखा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने या फिर एमएम के सामने, जो भी सिचुएशन है जिसके पास भी जुरिसडिक्शन है उस एलएलपी की, और फिर वहाँ से उसको सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स का ऑर्डर मिल जाएगा। देन ही कैन सीज दोज बुक्स एंड पेपर्स, ठीक है। अब जब ये एप्लीकेशन आएगी और इस एप्लीकेशन को सुना जाएगा, मतलब जो इंस्पेक्टर ने लगाई है, और उसके बाद ज़रूरी लगता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर करे, ऑथोराइज़ करे इंस्पेक्टर को कि वो एंटर करे जो भी असिस्टेंस को चाहिए, जैसे पुलिस वगैरह की, किसी भी प्लेस के अंदर या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई बुक्स या पेपर्स कैप्ट किए गए हैं वहाँ पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हेल्प की जाएगी एक तरीके से इनके द्वारा कि किसी भी प्लेस को सर्च करने के लिए, किसी भी बुक्स या पेपर्स को सीज करने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंस्पेक्टर है वो क्या करेगा, अपनी कस्टडी के अंदर रखेगा इन बुक्स या पेपर को,
इस सेक्शन के हिसाब से फॉर सच पीरियड नॉट लेटर देन कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन तक रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। एज ही कंसीडर नेसेसरी एंड देयर आफ्टर शेल रिटर्न द सेम टू द कंसर्न एंटिटी, फिर उस एंटिटी को वापस कर देगा वो बुक्स डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें हैं, या फिर जिसकी भी कस्टडी से वो ली थी ना उनको वो वापस कर देगा, और फिर मजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने ये जो है वापसी कर दी है। मैक्सिमम पीरियड दे रखा है कि जो बुक्स एंड पेपर है वो कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए हो सकते हैं, कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली एक बारी में नहीं रख सकता इन डॉक्यूमेंट्स को। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है कि जो सीजर होगा डॉक्यूमेंट का या बुक्स का, वहाँ पे मैक्सिमम कितने टाइम के लिए वो सीजर किया जा सकता है, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए एक बारी में कॉन्टीन्यूसली किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। Provided further that inspector may before returning such books and papers as aforesaid place identification mark on them or any part thereof, तो कोई जैसे बुक्स वगैरह हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कहीं पे वो आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है कि कोई चेंजेस ना हो या मैं कोई चीज़ें याद रहें जो भी मैंने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की है। ठीक है, तो CRPC के अंदर जो हम पढ़ते हैं ना, सीजर वाली जितनी भी बातें आती हैं 91, 92, 93, वो सारी चीज़ें जो हम देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेंगी। फिर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट बनेगी, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट जो होगी वो द इंस्पेक्टर में एंड इफ सो डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक अ इंटरिम रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, तो एक अपनी बीच की रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट के पास सबमिट करेगा, और जब कंक्लूजन हो जाएगा उसकी इन्वेस्टिगेशन का, तब भी वो एक फाइनल रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं एंड एनी सच रिपोर्ट शैल बी रिटर्न और प्रिंटेड, और जो भी चीज़ें उसने की थी उसको रिटर्न के अंदर या प्रिंटेड फॉर्म के अंदर देगा, जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करेगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो इसकी कॉपी है या जो भी कोई भी जो रिपोर्ट दी गई थी, इंटरिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट जो भी दी गई थी, made by the inspector for the LLP as its registered office and also to any other entity or person who deal without related to the report, and may if it thinks fit furnish a copy thereof on the request and on payment of the prescribed fee or any person entity released on the affected of the report, तो कोई भी पर्सन जो भी इस रिपोर्ट से इफेक्ट हो रहा है, जो LLP है, इन सबको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और जो पर्सन इफेक्ट हो रहा है अगर वो लेना चाहता है तो फिर वहाँ पे उसको फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। देन सेक्शन 50 के अंदर प्रोसिक्यूशन दे रखा है, हम यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, हम 2 मिनट के बाद मिलते हैं यहीं पे, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 51 से, सेक्शन 50 या 51 से, हाँ 50 से, ठीक है। 2 मिनट का बस ब्रेक लीजिए। ठीक है, फिर सेक्शन 50 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 50 क्या बोलता है, जो ये प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है, इफ़ फ्रॉम द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 49 की, ये जो अब रिपोर्ट दी गई ना, जो जैसे इन्वेस्टिगेशन की आपने, फिर ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन था जिसने रिपोर्ट दी, इफ़ फ्रॉम द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 49 इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है दैट एनी पर्सन इन रिलेशन टू द LLP और इन रिलेशन टू एनी अदर एंटिटी हुज अफेयर्स हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, कि ये जो LLP थी या जो भी कोई और एंटिटी थी जिसके अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया था,
हैज़ बीन गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसने कोई ना कोई ऑफेंस किया है या किसी ऑफेंस के अंदर गिल्टी है, फॉर विच ही इज़ लाइबल, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोसिक्यूट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस। तो यहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाएगी, यानी कि केस चलाएगी। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड अदर एम्प्लॉयज एंड एजेंट्स ऑफ LLP partnership or other entity as a case may be to give central government all assistance in connection with the prosecution which they are reasonably able to give। तो यहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी हेल्प की जाएगी इस प्रोसिक्यूशन के अंदर। सभी पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, LLP के द्वारा या अदर एम्प्लॉयज़ जो भी हैं, सब वो हेल्प करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की इस प्रोसिक्यूशन के अंदर। ठीक है। फिर सेक्शन 51 क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ LLP की, यानी कि LLP को बंद करने की बात की जा रही है, LLP को वाइंड अप करने की बात की जा रही है। तो ये वाइंडिंग अप कैसे होगी, इसके लिए आप एप्लीकेशन लगाएंगे। तो सेक्शन 51 क्या बोलता है, इफ़ एनी सच LLP इज लाइबल टू बी वाउंड अप अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे तो अब प्रोसिक्यूशन की बात चल रही है ना, अब यहाँ पे बंद करने की बात चल रही है LLP को। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके की कोई भी LLP जो है वो क्या है, लाइबल है वाउंड अप होने के लिए इस एक्ट के हिसाब से या फिर किसी और लॉ के हिसाब से, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपीयर होता है फ्रॉम एनी सच रिपोर्ट अंडर सेक्शन 49, यानी कि या तो इस एक्ट के हिसाब से या किसी और लॉ के हिसाब से या फिर इस रिपोर्ट के हिसाब से जो सेक्शन 49 के अंदर आई थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से, दैट इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो, यानी कि ये बेनिफिट के अंदर है, ईजी है, सही है, बाय रीजन ऑफ एनी सच सर्कमस्टांसेस रेफर्ड इन क्लॉज 1, 2 ऑफ C ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 43 जो ऊपर था, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अनलेस द LLP इज ऑलरेडी बीइंग वाउंड अप by the tribunal cause to be presented to the tribunal by any person authorized by the central government in this behalf। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो ट्रिब्यूनल ने खुद ही वाउंड अप के ऑर्डर निकाल रखे हुए LLP को, या फिर अगर ऐसा नहीं होगा ना तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, किसी भी अपने ऑथराइज पर्सन के द्वारा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑथराइज होगा, उसके द्वारा पिटीशन फाइल कराएगी वाइंडिंग अप की इस LLP के लिए। किस ग्राउंड के ऊपर, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के ऊपर कि इसका बंद होना ज़रूरी है। ये सारे ग्राउंड जो यहाँ पे हमें दिए गए थे इन सेक्शन के अंदर, सेक्शन 43 के, इस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन लगा देगी कि इसका वाउंड अप करा जाए, यानी कि इस कंपनी को बंद किया जाए। ठीक है। फिर प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस और प्रॉपर्टी। अब देखो जैसे अब अगर आपकी कंपनी बंद होती है, जैसे LLP बंद होती है, तो अब आपके सारे असेट्स बेचे जाते हैं, लायबिलिटीज़ पे की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो सारे स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे प्रोसीडिंग बता रहा है कि कौन सी प्रोसीडिंग हो रही है, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, अगर कोई डैमेजेस हैं उसकी रिकवरी के या फिर प्रॉपर्टी के, तो वो चीज़ बता रहा है किस तरीके से रिकवरी होगी। तो यानी कि अगर ये जो आपकी सेक्शन 49 की रिपोर्ट थी, सेक्शन 49 की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि कौन सी रिपोर्ट आती है इसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है दोनों तरीके की, इंटरिम प्लस फाइनल रिपोर्ट, जो कॉम्पिटेंट पर्सन करता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है या ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने अपॉइंट किया है। अब ये जो सेक्शन 49 की रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपीयर होता है कि दैट प्रोसीडिंग ऑट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू बी ब्रॉड, की ये इस एंटिटी के अगेंस्ट, इस LLP के अगेंस्ट प्रोसीडिंग करनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, टू बी ब्रॉड बाय द LLP और एनी अदर एंटिटी हुज अफेयर्स हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, जिसके भी अफेयर्स को इन्वेस्टिगेटेड किया है। किस चीज़ के लिए, फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड, मिसइफिशेंस और अदर मिसकंडक्ट, की भाई जो भी डैमेजेस हुए हैं उसकी रिकवरी के लिए, कोई भी जो डैमेजेस किस कारण से हुए, फ्रॉड, मिसइफिशेंस या अदर मिसकंडक्ट के कारण से हुए हैं, तो इसके लिए अगर चलानी चाहिए तो वो चीज़ फिर गवर्नमेंट जो है प्रोसीडिंग चलाएगी। ठीक है। देन एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन की थी ऊपर, इसका खर्चा कौन उठाएगा, तो द एक्सपेंसेस एंड इंसिडेंटल टू एन इन्वेस्टिगेशन बाय इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी डिफरेड इन द फर्स्ट इंस्टांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उठा लेगी पूरा खर्चा कि हाँ करो, बट फॉलोइंग द पर्सन शैल टू द एक्सटेंट मेंशन बिलो बी लाइबल टू द रिम्बर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंसेस। तो अब ये लोग बता रहे हैं कि ये फिर बाद में रिम्बर्स करेंगे, यानी कि बाद में पैसा देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के कि अब ये खर्चा पूरा करो सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है, अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे पे करो। तो क्या बोलते हैं, एनी पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑन अ प्रोसिक्यूशन। अब जो व्यक्ति प्रोसिक्यूशन करने पे कन्विक्ट हुआ है ना, उससे मांगे कि भाई देख तेरे चक्कर में खर्चा हुआ था तो अब तू पे कर, और इज ऑर्डर टू पे डैमेजेस एंड रिस्टोर एनी प्रॉपर्टी प्रोसीडिंग ब्रॉट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 52, या फिर जिसके अगेंस्ट ऑर्डर होते हैं डैमेजेस पे करने के, जो भी हम सेक्शन 52 के अंदर पढ़ रहे थे, उसके ऊपर आ जाएगा खर्चा मेन सेम प्रोसीडिंग। तो उसी प्रोसीडिंग के अंदर बोलेंगे ये इन्वेस्टिगेशन का खर्चा आप पे कर दो। ठीक है। या दूसरी चीज़ आ जाती है कि कोई भी एंटिटी इन हुज नेम प्रोसीडिंग आर ब्रॉड एज अफोर्सेड शेल बी लाइबल। तो जो भी जो मतलब एंटिटी है जिसके अगेंस्ट भी ये प्रोसीडिंग की गई थी, वो एंटिटी जो है यहाँ पे लाइबल हो जाएगी गवर्नमेंट को रिम्बर्स करने के लिए टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ एनी सच सम प्रॉपर्टी रिकवर्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, की भाई ये जो सम या प्रॉपर्टी जो भी रिकवर्ड हुई है उससे उस एक्सटेंट तक कि भाई ये गलत इसके पास थी और इससे अब ये गवर्नमेंट को रिम्बर्स किया जाए। अनलेस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अ प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 52
An entity, a partner or a designated partner or any other person dealt with the report of the inspector shall be liable to reimburse the central government in respect of the whole of the expenses unless as except insofar as the central government otherwise direct। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको हटा दो, 50 को हटा दो, जो यहाँ पे ऊपर बात कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एंटिटी होगी ना, उसका जो पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, कोई और पर्सन है जो भी डील कर रहा था उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग, जिसकी भी रिगार्डिंग वो रिपोर्ट डील की गई थी, तो वहाँ पे उसकी लायबिलिटी बन जाएगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिम्बर्स करे। ठीक है, तो एक बार रीड कर लीजिएगा, सिंपल सा ये सेक्शन। अब सेक्शन 54 बोलता है इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट टू बी एविडेंस, की जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है वो कैसे मानी जाएगी, एविडेंस के तौर पर मानी जाएगी। तो अ कॉपी ऑफ एनी रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन अपॉइंटेड इन दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर इफ एनी मे बी प्रेस्क्राइब शैल बी एडमिसिबल इन एनी लीगल प्रोसीडिंग एज एविडेंस इन रिलेशन टू मैटर कंटेंट द रिपोर्ट। तो कोई भी अगर लीगल रिपोर्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर ये जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट को हम क्या मानेंगे, एविडेंस के तौर पर ही मानेंगे। कोई भी अगर हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं इस चीज़ से रिगार्डिंग, तो यहाँ पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं एविडेंस के तौर पर इस रिपोर्ट को। देन अब यहाँ पे बता रहा है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एलएलपी को। ठीक है, अब किस तरीके से एलएलपी को कन्वर्ट कर रहा है, तो किसी फर्म को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो अ फर्म में बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर एंड सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल को फॉलो करते हुए हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 56 का बोलता है कि एक प्राइवेट कंपनी को हम एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें थर्ड शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। एक अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसको भी हम एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें फोर्थ शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। देन तो ये आपको याद, सेक्शन 56, 57, 55, 6 एंड 7 ये तीनों कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। देन रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन की, अब अगर आप कन्वर्जन कराओगे तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसका इफेक्ट क्या होगा अगर आप कन्वर्ट करते हो तो रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग दैट फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी एज अ केस में बी एज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेकंड शेड्यूल, द थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। भाई रजिस्ट्रार एग्री हो जाता है कि फर्म है तो सेकंड शेड्यूल, प्राइवेट कंपनी है तो थर्ड शेड्यूल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो फोर्थ शेड्यूल, उन्होंने फॉलो कर लिया अपना कन्वर्जन करने के लिए। एज अ केस में बी शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, रजिस्टर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड अंडर सच शेड्यूल। फिर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे इन फर्म्स के द्वारा, प्राइवेट कंपनियाँ, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के द्वारा, उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा ये रजिस्ट्रार, और फिर एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा रजिस्ट्रेशन के कि अब ये जो भी एंटिटी थी ये क्या बन गई है, एलएलपी बन गई है। एंड ऑन द फॉर्म डेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑन दिस एक्ट, तो जो भी डेट वगैरह बता रही है उस दिन से अभी एलएलपी मानी जाएगी, कंपनी नहीं मानी जाएगी, या फॉर्म नहीं मानी जाएगी, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिर अपॉन कन्वर्जन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड और द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एज अ केस में बी द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू विच सच फर्म or such company has converted and the partners of the LLP partnership shall be bound by the provision of second schedule, the third schedule and the fourth schedule as the case may be applicable to them। तो जब ये कन्वर्जन हो जाएगा तो जो भी पार्टनर्स थे फर्म के, या शेयर होल्डर्स थे प्राइवेट कंपनी के, या शेयर होल्डर्स थे अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी के, जो भी सिचुएशन थी, तो वहाँ पे जो LLP है टू विच सच फर्म और कंपनी इज कन्वर्टेड, जिसके अंदर भी कन्वर्ट हुई है, मतलब जिस भी LLP के अंदर वो कन्वर्ट हुई है फर्म या कंपनी, एंड द पार्टनर्स ऑफ LLP शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ द सेकंड शेड्यूल। तो यहाँ पे जो पार्टनर बन जाएंगे ना, अब ये सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल से बाउंड हो जाएंगे इन शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स के खिलाफ। ठीक है, जो चीज़ें वहाँ बता रखी है उस तरीके से बाउंड हो जाएंगे। तो अपॉन सच कन्वर्जन ऑन द फ्रॉम द डेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द इफेक्ट ऑफ द कन्वर्जन शैल बी एज सच स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल को हमें थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उससे में क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। अब ये फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है, मतलब जो भी प्रोविजंस वगैरह बनाने हैं किस चीज़ के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसकी, ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विद इंडिया एंड कैरिंग ऑन देयर बिजनेस देयरिन बाय अप्लाइंग और इनकॉर्पोरेटिंग with such modifications as appear appropriate the provisions of Companies Act 1956, इसको आप 2013 कर लो, और सच रेगुलेटरी मैकेनिज्म विद सच कॉम्पोजिशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो यानी कि गवर्नमेंट जो है ना रूल्स वगैरह बना सकती है कि किस तरीके से कोई फॉरेन LLP जो इंडिया में आके काम करे, किस तरीके से रूल्स फॉलो करें, कैसे 2013 एक्ट के जो प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के वो उनके ऊपर एप्लीकेबल हो, या क्या कॉम्पोजिशन हो, क्या चीज़ें हो, सारी यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर दे रखेगी वो बता सकती है। तो अलग से उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना देगी और उनके लिए बता देगी कि किस तरीके से जो फॉरेन LLPs हैं वो इंडिया के अंदर काम कर सकती हैं, कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। फिर सेक्शन 60 क्या बताता है, कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट ऑफ LLP पार्टनरशिप। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वेयर अ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट इज प्रपोज, कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट प्रपोज किया जाता है बिटवीन LLP
एंड इट क्रेडिटर्स यानी कि एलएलपी और उसके क्रेडिटर्स के बीच में, या फिर एलएलपी या फिर उसके पार्टनर्स के बीच में। तो जो ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकती है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी और ऑफ एनी ऑफ क्रेडिटर और पार्टनर ऑफ द एलएलपी, और इन केस ऑफ एलएलपी विच इज़ बीइंग वाउंड अप ऑफ द लिक्विडेटर, भाई कि अगर क्रेडिटर कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास, एलएलपी खुद लगा सकती है या एलएलपी के पार्टनर लगा सकते हैं, या फिर एलएलपी अगर वाउंड अप हो रही है तो उस सिचुएशन में उसका जो लिक्विडेटर है वो लगा सकता है। ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द पार्टनर एज अ केस में भी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जितने भी क्रेडिटर्स हैं ना, उनके जितने क्रेडिटर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाएंगे कि भाई आ जाओ सारे बैठ के मिलो, जितने भी क्रेडिटर्स हैं। टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंक्लूड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब और द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट। फिर जो भी कंक्लूजन होगा, जो भी चीज़ें होंगी, उस तरीके से उस मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा, उसका कंक्लूजन निकाला जाएगा। अब यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर इफ़ अ मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स की, जो भी मेजॉरिटी है, मान लो 10 लाख के क्रेडिटर्स है, तो इसमें से 3/4 यानी कि 7.5 लाख के तक के जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिटर्स और पार्टनर्स एज अ केस में भी एट द मीटिंग एग्री टू एनी कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट। अब ये किसी कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट के लिए एग्री हो जाते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट शेल इफ सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल, एंड देन ये जो कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट बोला गया ना इनके द्वारा, ये ट्रिब्यूनल के द्वारा सैंक्शन कर दिया जाता है, यानी ऑथराइज कर दिया जाता है बाय ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑन ऑल द क्रेडिटर्स और ऑल द पार्टनर्स की। अब ये जो बातें बोली गई है ना, जो भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की गई है, अब ये सभी पार्टनर्स या सभी क्रेडिटर्स के ऊपर अब क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा एज द केस में भी, एंड ऑल्सो ऑन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी के ऊपर तो होगा ही होगा, और एज अ केस ऑफ एलएलपी विच इज बीइंग वाउंड अप द लिक्विडेटर एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द एलएलपी। और अगर वो खत्म हो रही थी तो जो भी उसके लिक्विडेटर्स है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज है, उन सब के ऊपर ये जो अरेंजमेंट या सैंक्शन किया गया है ये एप्लीकेबल हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज जो किया गया है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे मैं बता रखी है कि फिर ये जो सारी चीज़ें हैं 30 दिन के अंदर सबमिट करनी है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो इसको एक बार पढ़ लेना, नहीं करोगे तो फाइन लगेगा, ये चीज़ें लगेंगी। देन पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट की। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट किया गया है इसके लिए पावर दी गई है ट्रिब्यूनल को कि ये इसको एनफोर्स करा सकता है। ठीक है, जो भी चीज़ें की गई हैं पूरा सुपरवाइज़ करना, अरेंजमेंट को, कॉम्प्रोमाइज़ को, सारी चीज़ें करना, तो वो सारी चीज़ें के लिए एनफोर्समेंट करा सकता है। सेक्शन 62 बोलता है प्रोविजन फैसिलिटेटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन ऑफ एलएलपी। अब रिकंस्ट्रक्शन यानी कि मान लो लॉसेस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा एलएलपी को, तो लॉसेस को कैसे ख़त्म करना है, या फिर 2 एलएलपीज़ को कैसे एक के अंदर मिलाना है, अमलगमेशन करना है, तो उसके रिगार्डिंग हमें सेक्शन 62 के अंदर बता रखा है। ठीक है, तो इसको हम एक बार अलग से डिस्कस कर लेंगे, इस वाली वीडियो के अंदर करना पॉसिबल नहीं रहेगा। देन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से हम जो एलएलपी है उसको वाइंड अप या डिसॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो वाइंडिंग अप है आपकी किस तरीके से हो सकती है, वो वॉलंटरी भी हो सकती है या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा भी हो सकती है, एलएलपी के द्वारा भी हो सकती है। यानी कि जो वाइंडिंग अप है एलएलपी पार्टनरशिप की, वो ईदर बाय वॉलंटरी हो सकती है या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा हो सकती है या फिर एलएलपी के द्वारा हो सकती है। सो वाउंड अप में भी डिसॉल्व, तो वाइंडिंग अप के बाद डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि कौन कौन लगा सकता है एप्लीकेशन, किन सर्कमस्टांसिस के अंदर होगी एलएलपी खत्म। तो इफ द मतलब ट्रिब्यूनल किन किन सर्कमस्टांसिस के अंदर एलएलपी को ख़त्म करेगा, या तो पार्टनरशिप जो है एलएलपी जो है खुद ही डिसाइड कर ले कि मुझे अपनी जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म करनी है, तो वहाँ पे वो ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर कर देगा। या फिर 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी लायबिलिटी रिड्यूस बिलो 2, जो हमने सेक्शन 6 में भी देखा था कि 2 से कम हो गए तो वहाँ एलएलपी बंद हो जाएगी, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, या फिर एलएलपी अपने डेट्स नहीं पे कर पा रही, वहाँ पे एलएलपी को ख़त्म किया जाएगा। या फिर एलएलपी जो है वो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काम करने लग गई है, स्टेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम करने लग गया है, ख़त्म कर देंगे उसको। इफ़ एलएलपी हैज़ मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्टर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी एनुअल रिटर्न फॉर एनी 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो अकाउंट्स सबमिट करने थे ना 5 साल तक सबमिट नहीं करती है एलएलपी, तो ये हो जाएगा 5 लगातार साल होता है, ऐसा नहीं कि 1 साल किया फिर 2 साल नहीं किया फिर 1 साल किया 2 साल नहीं किया, तो ये फिर नहीं रहेगा, 5 कॉन्टीन्यूस ईयर तक नहीं करना। ठीक है, देन या फिर जो ट्रिब्यूनल है उसकी ओपिनियन के अंदर ये जस्ट एंड इक्विटेबल है कि एलएलपी को बंद कर दो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लगाई वो सेक्शन 49 की रिपोर्ट पे सेटिस्फाई होके, तो वहाँ पे भी एलएलपी को बंद कर दिया जाएगा। देन इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाए जा सकते हैं, ये हमें सेक्शन 65 के अंदर बता दिया गया कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल बना सकती है। ठीक है, फिर मिसलेनियस प्रोविजन आ जाते हैं सेक्शन 66 से। तो क्या बोलता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद द एलएलपी की, किस तरीके से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है एलएलपी के साथ वो कैसे होंगी। तो पार्टनर जो होता है एलएलपी का वो मनी लैंड कर सकता है या कोई और बिजनेस कर सकता है एलएलपी के साथ, और सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे उसके जैसे कि किसी और व्यक्ति के साथ होते हैं जो नॉन पार्टनर होता है उसके साथ होते हैं। ठीक है, फिर कंपनीज एक्ट के भी कुछ प्रोविजन जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, तो इसके लिए हम नए एक्ट के ऊपर आ जाते हैं। सेक्शन 67 के अंदर अमेंडमेंट देखते हैं कि क्या अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 67 के अंदर। तो ये बोल रहा है 62 के बाद इसने 67A को इंसर्ट कर दिया है कि क्योंकि यहाँ पे देखो कंपनीज एक्ट 2013 आ गया था ना, तो ये सारी बातें ना उसकी हैं
कंपनीज एक्ट 1956 किया, तो यहाँ पे इसको हटा के ना 2013 कर लो, और जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी नोटिफिकेशन निकाल के वो सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगी कंपनीज एक्ट 2013 की भी। देन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको साथ साथ बताता ही चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग किस तरीके से होती है, एमसीए की वेबसाइट के ऊपर होती है, ये सारी चीज़ें करना अलाउड है। पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, तो अगर कोई भी एडिशनल फीस होगी वो सारी यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। अगर आप एनुअल रिटर्न टाइम पे नहीं करते या कोई और चीज़ नहीं करते तो वहाँ पे हर एक दिन के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। देन एनहेंस पनिशमेंट, अगर आप जैसे कि जो भी आपको चीज़ें बोली जा रही है वहाँ पे आप फिर भी ऑफेंस किए जा रहे हो तो आपकी पनिशमेंट को बढ़ाया जा सकता है। और कोई लॉज अगर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो उनको बार नहीं किया जाएगा, वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे। देन अपीलेट ट्रिब्यूनल की जुरिडिक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगी। ठीक है, जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कंपनीज एक्ट के हिसाब से, NCLT आप लगा सकते हो, 1956 के एक्ट वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। नॉन कंप्लाइंस करोगे ट्रिब्यूनल की तो वही पेनल्टी दे रखी है सेक्शन 73 की, तो उसके लिए यहाँ पे हमें आके यहाँ पे हमें पेनल्टी दे रखी है कि कितनी पेनल्टी लगेगी। ये सेक्शन 73 को हमने ऑमिट कर दिया, इसमें सेक्शन 73 को तो हटा ही दो। ठीक है, सेक्शन 73 को ऑमिट कर दिया। सेक्शन 74 के अंदर हमने ये बता दिया है कि जनरल पेनल्टीज़ के बारे में कि अगर कोई कहीं और पे प्रोविज़न नहीं दे रखा तो कितनी पेनल्टी लगेगी, तो यहाँ पे हमें इसके बारे में इसने बता दिया है। ठीक है, 5,000 रुपीज़ इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रीब्यूशन विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़ फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विद सच कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। कहीं पे कुछ नहीं दिया तो 5,000 पे प्लस 100 रुपये प्रतिदिन, और मैक्सिमम कितने तक चले जाएंगे, वो 1 लाख रुपये तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दे दी जनरल पेनल्टीज़। फिर पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू स्ट्राइक डिफंक्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये रजिस्ट्रार की पावर दे दी कि वो अगर उसको रीजनेबल कॉस्ट लगता है तो वो पार्टनरशिप का नाम जो है ख़त्म कर सकता है, स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। सेक्शन 76 जो है वो ऑफेंसेस दे रखे हैं, यहाँ पे हमारे ऐड ऑन कर दिए इसको। ठीक है, 76A को कर दिया एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज़ के, जिसके अंदर हमें बता दिया है, तो यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से ऑफेंसेस होंगे। देन यहाँ पे कोर्ट की जुरिडिक्शन बता दी कि जो GM फर्स्ट क्लास है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, इनके पास ये जुरिडिक्शन रहेगी, और शेड्यूल्स को अल्टर करने की पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन रूल्स बना सकते हैं, सब चीज़ों के रिगार्डिंग जितनी भी हमने पढ़ी ना, इन सब के रिगार्डिंग रूल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से वो डेलीगेट कर दी एक तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने की पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई ऑफिशियल गजट में निकाल के कर सकती है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देन इसके बाद ये आपके शेड्यूल आ जाते हैं कि किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सेकंड शेड्यूल आता है कि किस तरीके से आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे एक फार्म को LLP के अंदर, तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप याद रखिए कि किस तरीके कौन कौन से शेड्यूल के अंदर क्या चीज़ है, देन हम शेड्यूल को अलग से डिस्कस कर सकते हैं। बट ये एक मेजर एक्सटेंट तक आपका जो LLP एक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी LLP एक्ट की, किस तरीके से LLP एक्ट दिया गया, और आपकी काफ़ी हेल्प होगी इस एक्ट से अगर आप इस एक्ट को इस वीडियो से कंप्लीट करते हो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप जुडिशरी कोचिंग लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।